नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित पतिता उपन्यास का दूसरा और अंतिम भाग। अध्याय 13। रजनी रोज की तरह दीपक के लिए दोपहर का खाना लेकर स्कूल पहुंची तो वहां लंच की छुट्टी हो चुकी थी। कुछ बच्चे खाना खाने में व्यस्त थे और कुछ खेल कूद रहे थे। रजनी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे दीपक कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी निगाह दीपक के दोस्त राजू पर पड़ी, जो एक तरफ बैठा खाना खा रहा था। दीपक कहाँ है राजू? रजनी ने उसके पास जाकर पूछा। उसे तो पुलिस पकड़ ले गई दीदी, राजू ने बताया। पुलिस? वह बुरी तरह घबराकर बोली। हाँ, उसने मास्टर जी की घड़ी चुराई थी। राजू के पास बैठा दूसरा लड़का बोल पड़ा। यह सुनते ही रजनी के हाथ से टिफिन बॉक्स छूट गया और वह पागलों की तरह वहां से भाग खड़ी हुई। बच्चे खेलना कूदना छोड़कर आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। वह उनकी भीड़ को चीरती स्कूल के फाटक की तरफ भागी जा रही थी। उसकी आंखों के सामने दीपक का भोला चेहरा घूम रहा था और वह सोच नहीं पा रही थी कि उसके समझाने के बावजूद मास्टर कमल ने दीपक पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया। हवलदार दामोदर रोते हुए दीपक को खींचता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसे सीधा इंस्पेक्टर दिलीप के ऑफिस में ले जाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। दिलीप ने उसे सिर से पांव तक देखा और जैसे खुद से ही कहा, तो यह है वह लड़का, 2 हाथ का कद और 2000 की घड़ी बांधने का शौक। फिर उसने अचानक सख्ती से पूछा, कहाँ है मास्टर जी की घड़ी? मैं नहीं जानता सर, दीपक ने रोते हुए जवाब दिया। तो फिर कौन जानता है? मैं नहीं जानता सर। मालूम होता है यह जवाब इसे रटा दिया गया है, दिलीप ने हवलदार की ओर देखते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर बड़ी नरमी से दीपक से कहा, देखो, मैं नहीं जानता सर कहने से तुम बच नहीं सकते, सच सच बता दो। घड़ी कहाँ है तो तुम्हारा जुर्म माफ कर दिया जाएगा, वरना मार मार के खाल उधेड़ दी जाएगी तुम्हारी। मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने घड़ी नहीं चुराई, दीपक ने सिसकते हुए कहा। फिर वही मुर्गे की एक टांग, दीपक झल्लाकर उठा। मैं कहता हूं बता दो। फिर अचानक नरम लहजे से बोला, क्या तुमने घड़ी किसी के हाथ बेच दी है? नहीं सर। कहीं छिपा दी है? नहीं सर। किसी दोस्त को दे दी है? नहीं सर। तो फिर क्या चॉकलेट समझकर चबा गया है? दिलीप एकदम भड़क उठा। बता कहाँ है घड़ी, बताता है कि नहीं? मैं नहीं जानता सर। यह ऐसे नहीं बताएगा, कहते हुए दिलीप ने हवलदार को अपने पास बुलाया। इसे अंदर ले आओ, जब तक 2-4 बेंत नहीं पड़ेंगे यह घड़ी का पता नहीं बताएगा। अजी पता तो इसका बाप भी बताएगा, हवलदार ने दीपक को खूंखार नजरों से देखते हुए कहा। चल बे। फिर वह उसका नन्हा हाथ पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा तो दीपक भयभीत होकर चिल्लाने लगा, दीदी दीदी। उस समय रजनी बदहवास सी पुलिस स्टेशन तक आ पहुंची और दीपक दीपक चिल्लाती हुई उसकी ओर झपटी। फिर वह उससे लिपट गई तो हवलदार दामोदर ने उसे एक झटके से दीपक से अलग कर दिया और दीपक को खींचकर भीतर ले गया। दीदी दीदी, मुझे बचाओ दीदी। तभी भीतर से दीपक की कांपती आवाज़ सुनाई दी। रजनी ने उसकी चीख सुनकर भीतर जाना चाहा तो एक सिपाही ने उसे रोक दिया। दिलीप ने भी उसे डांटा, अंदर कहाँ जाती है? वह डर कर रुक गई और कांपती आवाज में बोली, मेरा भाई। मुझे मत मारो, मैंने घड़ी नहीं चुराई, हवलदार साहब मैंने घड़ी नहीं चुराई। भीतर से दीपक की कराती हुई आवाज सुनाई दी तो रजनी दीपक के सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, उसने घड़ी नहीं चुराई। फिर किसने चुराई है? दिलीप गरजा। इंस्पेक्टर साहब, हम गरीब सही लेकिन चोर और बेईमान नहीं हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कौन हो तुम। चोरी बदमाशी दारू का धंधा क्या नहीं होता तुम्हारी बाड़ी में। मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा हवलदार साहब, मैं मर जाऊंगा। दीपक की कांपती आवाज़ फिर सुनाई दी तो रजनी तड़पकर दिलीप के कदमों पर गिर पड़ी और उसके पैर पकड़ते हुए गिड़गिड़ाई, भगवान के लिए मेरे भाई को छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, दूर हो जाए यहाँ से। दिलीप ने उसे धकेलते हुए कहा, मेरे पैरों को अपने गंदे हाथों से मत छू। अरे मैं मर गया, मैं मर गया दीदी, मैं मर गया। दीपक की दर्दनाक चीख वातावरण में गूंजी। रजनी सहन न कर सकी तो तड़पकर अंदर की तरफ भागी। एक सिपाही ने उसे पकड़ना चाहा लेकिन वह चोट खाई हुई शेरनी की तरह उसे झटककर भीतर पहुंच गई। मार डालो, इसके बदले मुझे मार डालो, मेरी जान ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो, वह दीपक को अपने आंचल में छिपाकर बोल उठी। रजनी की पुकार सुनकर दिलीप कुछ अर्थपूर्ण अंदाज में सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया, जैसे अब उसे घड़ी मिलने का यकीन हो गया हो। उसने हवलदार को पुकारकर रजनी और दीपक को अपने पास लाने के लिए कहा। उनके आते ही वह रोबदार आवाज में रजनी से बोला, देखो, इस वक्त मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ,
लेकिन अगर कल सुबह तक तुमने घड़ी ना पहुंचाई तो समझ लेना कि मुझसे ज़्यादा कोई बुरा ना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, रजनी ने कुछ कहना चाहा पर दिलीप ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस, तुम्हारी सफाई में मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे घड़ी चाहिए बस। फिर उसने दीपक को रजनी के हवाले कर दिया। रजनी दीपक को छुड़ा तो लाई, लेकिन एकदम अधमरी हालत में। उसके सारे बदन पर बेंतों के नीले निशान पड़े हुए थे और वह होश हवास खो बैठा था। दीपक को घर पहुंचाकर रजनी डॉक्टर के पास चली गई तो मारिया उसके सिरहाने खड़ी आंसू बहाने लगी। मुझे मत मारो, मैंने घड़ी नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ। दीपक बेहोशी की हालत में बड़बड़ाया तो मारिया बोल उठी, यस यस बाबा, तुम चोर नहीं है। मास्टर का बच्चा झूठ बोलता है। फिर वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। दीपक का बदन बुखार से तप रहा था और वह रह रहकर बड़बड़ाने लगता था। अब कैसा है दीपक? दवा की शीशी लेकर लौटते ही रजनी ने पूछा। उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। क्या बोले कैसा है? बुखार से सारी बॉडी अंगारे के माफिक जल रहा है। ऐसा मारा है हलकट लोगों ने कि बेहोशी में भी चिल्लाता है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मारिया ने आंसू बहाते हुए कहा। हमारे ही दिन बुरे आने थे आंटी, जो इस मास्टर के पास ट्यूशन के लिए भेजा दीपक को, रजनी ने भर्राई हुई आवाज में कहा। सत्यानाश हो उसका, जो मास्टर का घड़ी चुराया और हमारे बच्चे को मुसीबत में फंसाया। कहते हुए मारिया ने अपने आंसू पोंछे और दीपक का बदन कंबल से लपेटने लगी। दीपक अभी बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं। अध्याय 14। दोपहर का समय था। लंगड़ा भिखारी कुछ परेशान सा बैठाकी टेकता हुआ शहर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उसे पता चल चुका था कि घड़ी खोने की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है और दीपक को बुरी तरह पीटा गया है। इसलिए वह जल्दी से जल्दी घड़ी को ठिकाने लगा देना चाहता था। टैक्सी स्टैंड पर बहुत सी टैक्सियां और रिक्शे खड़े थे। लंगड़ा भिखारी उनके बीच से गुजरता हुआ एक टैक्सी ड्राइवर के पास रुका और दबी आवाज में बोला, घड़ी चाहिए सरदार जी। कैसी घड़ी है? ड्राइवर ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास, कहते हुए लंगड़े भिखारी ने कमल वाली घड़ी अपनी झोली से निकाली और ड्राइवर को बढ़ा दी। अबे लंगड़दीन, घड़ी तो बहुत बढ़िया मार दी है, कहाँ से चुराई है? ड्राइवर ने घड़ी को हाथ में लेकर देखते हुए कहा। मैं भिखारी हूँ सरदार जी, चोर नहीं, लंगड़े ने बुरा मानते हुए कहा। पास ही अपने रिक्शे में सोए मोती के कानों में भी ये आवाज़ें पड़ी तो वह अपने चेहरे से अंगोछा हटाकर उनकी बातें गौर से सुनने लगा। तो यह घड़ी तुझे भीख में मिली है क्या? ड्राइवर ने घड़ी को उल्टा पलटा। मेरे माँ बाप के लड़के ने दुबई से भेजी है, 4,000 रुपये महीना कमाता है वह, कहते हुए लंगड़े भिखारी ने अपना सीना फुला दिया। फिर क्यों बेच रहा है? न पाँव में जूता, न तन पर ढंग के कपड़े भिखारी के हाथ में यह घड़ी कीमती क्या शोभा देगी? यह घड़ी बांध कर निकलूंगा तो एक भी पैसा भीख में ना मिलेगा, इसलिए सस्ते में बेच रहा हूँ। 200 में देता हूँ, ड्राइवर ने लापरवाही से पूछा। चोरी का माल नहीं है सरदार जी, कहते हुए लंगड़े भिखारी ने उसके हाथ से घड़ी ले ली। अच्छा तो 300 ले लो। अरे जाओ, तुम क्या खरीदोगे यह घड़ी? लंगड़े भिखारी के स्वर में तीखापन भर उठा। सरदार जी नहीं खरीदते तो मैं खरीद लेता हूँ, कहते हुए मोती अपने रिक्शे से उछला और उसने लंगड़े भिखारी का हाथ थाम लिया। तू? लंगड़ा भिखारी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। हाँ मैं, चल 1,000 रुपये दिलवा दूंगा, मंजूर है? मोती ने लंगड़े भिखारी की कलाई मजबूती से पकड़ ली। लंगड़े भिखारी की समझ में सारी स्थिति आते देर न लगी, किंतु वह अनजान बनते हुए बोला, ना बाबा, 4,000 का माल मैं 1,000 में नहीं बेचूंगा। लेकिन तभी मोती ने जबरदस्ती उसका गला पकड़ लिया और उसे अपने रिक्शे में धकेल दिया। अरे अरे, यह क्या करता है? लंगड़ा भिखारी घबराकर चिल्लाया। तुझे दुबई लिए जा रहा हूँ, तेरे मामा के लड़के के पास। अरे सरदार जी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लंगड़ा भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मोती ने उसका मुंह दबा दिया। अबे चुप साले, मजमा लगाना चाहता है? शोर मचाया तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, समझा? फिर इससे पहले कि लोग जमा होकर बीच बचाव करते, मोती ने जल्दी से लंगड़े की बैसाखी उसके गले में फंसाकर रिक्शे के अगले हिस्से में अड़ा दी। लंगड़े के बेबस होते ही मोती ने रिक्शा स्टार्ट किया और पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गया। पकड़ा गया साला, घड़ी जरूर चोरी की थी, सरदार ड्राइवर मन ही मन कह उठा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मोती ने लंगड़े भिखारी को खींचकर इंस्पेक्टर दिलीप के सामने खड़ा कर दिया। यह सब क्या है? इंस्पेक्टर दिलीप ने गुस्से से मोती की तरफ देखा। आपको जिस चीज की तलाश थी वही, कहते हुए मोती ने इंस्पेक्टर दिलीप की मेज पर घड़ी रख दी। मास्टर जी की घड़ी, और यह आदमी है इस घड़ी का चोर। उसने लंगड़े भिखारी को आगे धकेल दिया। लंगड़े भिखारी ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा तो दिलीप ने उसे डांट दिया और गुस्से से घूरते हुए कहा, क्यों बे,
बाप का माल समझकर चुराई थी यह घड़ी? नहीं माई बाप, सड़क पर पड़ी मिली थी, लंगड़े भिखारी ने गिड़गिड़ाकर कहा। तू भी सड़क पर मिला होगा किसी को? हाँ साहब, आप ठीक बोलता है, साला पक्का हरामी है, एक टांग से पैदा हुआ था। मोती ने दिलीप की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। शट अप। दिलीप ने मोती को भी डांट दिया और फिर लंगड़े से पूछा, बोल, कहाँ से चुराई थी घड़ी? मैं चोर नहीं हूँ साहब, कमाल है आप मेरे को चोर बोलते हैं। मैं तो। अभी उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि उसके कंधे पर लटके थैले के भीतर टाइम पीस का अलार्म बजने लगा। लगड़े ने घबराकर थैले के अंदर हाथ डालकर अलार्म बंद करना चाहा तो दिलीप ने हवलदार से कहा, हवलदार, इसके थैले की तलाशी लो, देखो और क्या क्या है। मैं खुद निकाल देता हूँ साहब, खुद निकाल देता हूँ, लगड़े ने घबराकर कहा तो हवलदार ने आगे बढ़कर उसके कंधे से थैला उतार लिया और मेज पर पलट दिया। टाइम पीस, पॉकेट ट्रांजिस्टर, टॉर्च, पर्स, सिगरेट लाइटर, सिगरेट केस के अलावा और भी छोटी मोटी चीज़ें दिलीप की मेज पर फैल गईं। ओ, ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, दिलीप ने गुस्से से कहा। बंद कर दो साले को। फिर वह मोती की तरफ देखकर बोला, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? तो बैठ जाऊं, कहते हुए मोती कुर्सी की ओर बढ़ा। तू भी अंदर जाना चाहता है क्या? मैंने क्या किया है साहब? मैंने तो सुना था कि चोर पकड़ने वाले को इनाम मिलता है। साले, दलाली खाने की आदत हो गई है तुझको। केस चलेगा तो कोर्ट से इनाम मिलेगा। चल फूट यहाँ से। इंस्पेक्टर दिलीप की डांट सुनकर मोती बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय 15। कमल अभी अभी स्कूल से लौटा था। घड़ी चोरी चली जाने की वजह से वह बेहद दुखी था। लॉज का नौकर चाय रख गया तो वह धीरे धीरे चाय के घूंट भरने लगा। तभी इंस्पेक्टर दिलीप दरवाजे पर दस्तक दिए बिना अंदर आ गया और उसने चौंक कर उसकी ओर देखा। ओ दिलीप, आओ आओ। कमल ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। तुम्हारी घड़ी मिल गई कमल। दिलीप ने लंगड़े भिखारी के पास से मिली घड़ी कमल की तरफ बढ़ा दी। देख लो, वही है ना? कमल ने खुश होकर दिलीप से जल्दी से हाथ से घड़ी झपट ली और उलट पुलट कर देखते हुए बोला, बिल्कुल वही है, लेकिन मिली कहाँ? वह लंगड़ा भिखारी है ना, उसी ने चुराई थी। अरे पक्का चोर निकला साला, कमल ने आश्चर्य से कहा। फिर तुरंत ही उसका चेहरा उतर गया और वह बेदिली से घड़ी मेज पर रखते हुए बोला, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई दिलीप। मैंने अकारण ही उस मासूम बच्चे दीपक पर तोहमत लगा दी। तो क्या हुआ? ऐसा तो होता ही रहता है, जब चोरी होती है तब कई बेगुनाह भी शक में पकड़े जाते हैं, इंस्पेक्टर दिलीप ने लापरवाही से कहा। नहीं दिलीप, मेरे लिए यह बड़े दुख की बात है। घड़ी उस लंगड़े ने चुराई और सजा उस गरीब बच्चे को मिली। हमने यह बात इंसानियत के खिलाफ की है। अरे छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। अच्छा, मैं चलता हूँ, दिलीप ने उठते हुए कहा। ड्यूटी छोड़कर आया हूँ। दिलीप चला गया लेकिन कमल को सकते की हालत में छोड़ गया। कमल उससे एक कप चाय के लिए भी ना कह सका। इस बात का जब तक उसे ख्याल आया तब तक दिलीप अपनी जीप स्टार्ट करके जा चुका था। एक अजीब सी शर्मिंदगी से कमल घिर चुका था। वह सोच नहीं पा रहा था कि अब वह रजनी से क्या कहेगा। बेकार ही उसने दीपक पर इल्जाम लगाया। जितना ही वह दीपक के बारे में सोच रहा था उतना ही शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। दीपक के बारे में ही सोचते सोचते वह पीछे की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास पहुंच गया। फिर उसने एक चोर की तरह मारिया के झोपड़े की ओर देखा। मारिया मोती को कुछ समझा रही थी। जैसे ही मोती उसकी आंखों के सामने से हटा, मारिया की निगाह कमल पर पड़ी। कमल मारिया की नज़रों का सामना ना कर सका और जल्दी से एक तरफ हट गया। फिर उसने खिड़की में लगे शीशे में से झांक कर देखा। मारिया नफरत से जमीन पर थूक कर अंदर जा रही थी। अंदर रजनी दीपक के सिरहाने बैठी बर्फ की पट्टियां बदल रही थी। दीपक अभी तक बेहोश था और बड़बड़ा रहा था, मैं चोर नहीं हूं, दीदी मुझे बचा लो। नहीं दीपक, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैं तुम्हारे पास हूं, रजनी ने उसके चेहरे पर हाथ से प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। दीपक ने आंखें खोलकर अजनबी निगाहों से बहन की ओर देखा और फिर धीरे धीरे आंखें मूंद लीं। रजनी और मारिया की नज़रें पल भर के लिए आपस में टकराईं। दोनों की आंखों में चिंता के बादल उमड़ रहे थे। तभी मारिया अपनी जगह से उठी और दीवार पर लगी ईसा मसीह की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठकर दुआ मांगने लगी। अध्याय 16। जयंत एक होटल के कमरे में अकेला बैठा शराब पी रहा था। कभी कभी वह बोर होकर उठता और कमरे में टहलने लगता। एक अजीब सी उकताहट उसे सता रही थी। उसकी निगाहें बार बार कमरे के बंद दरवाजे से टकराकर लौट आती थीं। वह किसी का इंतजार बड़ी बेकरारी से कर रहा था। तभी मोती दरवाज़ा खोलकर भीतर आ गया। एक नई चिड़िया लाया हूँ हुजूर, उसने अपने काले ओठों में सफ़ेद दांतों को छिपाते हुए कहा। रजनी कहाँ है? इसको देखते ही आप रजनी को भुला देंगे।
इससे पहले कि जयंत कुछ और कहता, मोती ने दरवाजे के बाहर खड़ी हुई लड़की को भीतर आने का इशारा कर दिया। वह सहमी हुई भीतर आकर जयंत के सामने खड़ी हो गई। जयंत ने उसे सिर से पांव तक देखा। वह सुंदरता और पवित्रता की अनुपम मूर्ति दिखाई दे रही थी। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर बोला, चलेगी। मैं तो पहले ही जानता था, मोती ने प्रसन्नता से कहा। लेकिन फिर जयंत की कड़ी नज़रों का सामना करते ही झेंप गया और दबी जबान में पूछ बैठा, मैं जाऊं सरकार? हाँ जाओ, नीचे इंतज़ार करो, कहकर जयंत एक नया पैक तैयार करने लगा। मोती अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर निकल गया तो लड़की ने भयभीत नज़रों से बंद दरवाजे की ओर देखा और फिर सिर झुकाकर बैठ गई। शर्माओ नहीं, आगे खिसक जाओ, जयंत ने कहा तो लड़की धीरे धीरे खिसक कर जयंत के पास पहुंच गई। क्या नाम है तुम्हारा? शबनम, लड़की ने कांपते ओठों से बोला। वाह, नाम भी क्या चुनकर रखा है, कहीं छू लेने से पिघल तो न जाओगी, कहते हुए जयंत ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। वह उसका हाथ लगते ही कांप उठी तो वह फिर बोला, एक पैग लोगी? वह चुप रही और डरी डरी निगाहों से जयंत की ओर देखने लगी, लेकिन वह उसकी हालत से बेखबर कह उठा, शराब और शबाब का साथ बहुत ज़रूरी होता है, तुम्हें तो काफ़ी तजुर्बा होगा। लड़की ने अब भी कोई जवाब ना दिया तो जयंत गिलास से एक घूंट लेकर चुंचलाकर चिल्ला उठा, गूंगी हो क्या? लड़की ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन उसके गले से आवाज़ ना निकली। जयंत ने नज़रें उठाकर देखा तो उसकी पलकों पर आंसू ठहरे हुए थे जो गालों पर ढलक कर बह गए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कहते हुए जयंत ने उसे पास खींच लिया। शादी हो चुकी है तुम्हारी? उसे चुप कर उसने पूछा। नहीं, पहली बार आई हो? जी। डरने की ज़रूरत नहीं, एक पैक पी लो तो डर दूर हो जाएगा। नहीं बाबूजी, मुझे जल्दी जाना है, कहते हुए लड़की के बदन में एक झुरझुरी सी पैदा हो गई। ऐसी भी क्या जल्दी है? जयंत ने उसकी ओर गौर से देखा। मुझे माँ के पास जल्दी पहुँचना है, वह अस्पताल में बीमार पड़ी है, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं थे, मोती मुझे अस्पताल से लेकर आया है। मेरी माँ सख्त बीमार है साहब, वह मर जाएगी, कहकर उसने जल्दी से दूसरी ओर मुंह फेर लिया और सिसकने लगी। जयंत के दिमाग को एक जबरदस्त झटका लगा। पल भर में ही उसका सारा नशा हिरण हो गया और वह उसे घूरने लगा। तुम सच कह रही हो? हाँ बाबूजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, लड़की ने दवा का पर्चा अपने ब्लाउज में से निकालकर जयंत के आगे फैला दिया। जयंत ने डॉक्टर के पर्चे पर एक सरसरी निगाह डाली और लड़की की ओर हमदर्दी से देखा। फिर 100 के 3 नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। जाओ, जल्दी से जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। लड़की ने कांपते हाथों से रुपए थाम लिए और कृतज्ञता भरी नज़रों से जयंत की ओर देखा। फिर कुछ कहे बिना तेजी से कमरे से निकल गई। मोती, मोती, जयंत दरवाजे की तरफ मुंह करके गुस्से से चिल्लाया। मोती उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत भागा हुआ आया और लड़की को वहां ना देखकर पूछ उठा, क्या हुआ सरकार? छोकरी ने आपकी शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं कर दी? गुस्ताखी तो तुमने की है नमक हराम, जयंत घुर्राया। जी मैंने क्या किया है सरकार? तुम उसे अस्पताल से लाए हो ना? जी हाँ, लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं है सरकार, उसकी माँ बीमार है। शट अप, बकवास बंद करो और जाओ, जल्दी से उसे अस्पताल छोड़ाओ, जयंत ने तेज आवाज़ में कहा। और देखो, रास्ते में उससे कमीशन मांगा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन सरकार, मोती कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? रजनी का छोटा भाई सख्त बीमार है, कमीशन ना मिला तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। सच कहते हो? जी सरकार। जयंत ने उसे भी 100 रुपये निकालकर दे दिए। मोती दुआएं देता हुआ दरवाज़ा बंद करके चला गया तो जयंत ने एक नज़र बंद दरवाजे पर डाली और फिर उसकी निगाह सामने मेज पर रखी विस्की की बोतल पर ठहर गई। उसने लपक कर बोतल उठाई और गटागट एक ही सांस में खाली करके फर्श पर पटक दी। अध्याय 17। दीपक के सिरहाने बैठी रजनी बड़ी बेचैनी से डॉक्टर और मोती की राह देख रही थी। वह बार बार दीपक को तसल्ली भी देती जाती थी। दीपक अभी तक बेहोशी की दशा में सिसकियां भर रहा था और बड़बड़ाता जा रहा था। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मत मारो, कोई नहीं मारेगा तुम्हें मेरे लाल, मैं जो तुम्हारे पास हूँ। इसके दिल में डर बैठ गया है, मारिया ने अंदर आते हुए कहा। हाँ शायद, रजनी बोली। बाहर मास्टर आया है, मारिया ने रजनी को बताया। क्यों? तुमसे मिलने। रजनी कुछ देर तक मारिया के चेहरे पर नज़रें जमाए कुछ सोचती रही और फिर मन ही मन कोई फैसला करके वह दीपक के पास से उठी और बाहर चली गई। अब क्यों आए हो? उसने बड़ी बेरुखी से कमल से पूछा। दीपक कैसा है? कमल ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में डर की झलक थी। तुम्हें अब उससे क्या, कोई और तोहमत बाकी रह गई है क्या? पिटवा कर उसका हाल पूछने आए हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रजनी, मैं नहीं जानता था कि वे लोग दीपक को इस तरह मारेंगे। और हाँ,
मेरी घड़ी मुझे मिल गई। मिलती क्यों नहीं? इंस्पेक्टर जो तुम्हारा दोस्त है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ी? शक्कर मिला देने से जहर मीठा नहीं हो जाता मास्टर जी। चोट पहुंचाकर पछतावा कैसा? यह जो घाव तुमने किया है, घाव भी भर जाते हैं रजनी। कहते हुए कमल ने जेब से कुछ रुपए निकालकर रजनी के हाथ पर रख दिए। दीपक का इलाज कराओ, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ, जो भी खर्च होगा मैं करूँगा। ओह, तो कीमत चुकाने आए हो? दीपक की जिंदगी बहुत महंगी है मास्टर। मैंने अपने आंचल में आग लगाई है तब दीपक को पाला है। आज तुम इन कागज के टुकड़ों से उसकी कीमत चुकाने आए हो? रजनी कुछ क्षणों तक कमल को घूरकर देखती रही, फिर अचानक उन रुपयों को उसके मुंह पर मारते हुए गुस्से से चिल्ला उठी, चले जाओ यहां से, मैं कहती हूं चले जाओ। कमल उसका रौद्र रूप देखकर डर गया। उसने चुपचाप अपने रुपए उठाए और बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ ही देर में मोती शहर के बड़े डॉक्टर को लेकर आ पहुंचा। डॉक्टर ने आते ही दीपक की जांच की। रजनी और मारिया व्यग्रता से उसके चेहरे को देखती रहीं। जब वह दीपक को देख चुका तब रजनी ने तड़प कर पूछा, दीपक कैसा है डॉक्टर साहब? जब तक यह रात ना गुजर जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता बेटी। डॉक्टर बोला, इसके दिमाग पर मार का असर है, यह सहमा हुआ है। लेकिन मेरा भैया ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? रजनी के एक स्वर में घबराहट भर गई। भगवान पर भरोसा रखो, सब उसी के हाथ में है। इस बच्चे के लिए नींद बहुत जरूरी है। सिर्फ आज की रात खतरा है, अगर जरूरत पड़े तो फिर बुला लेना। डॉक्टर चला गया तो रजनी फिर दीपक की देखभाल में जुट गई। वह बिस्तर पर गुमसुम लेटा हुआ छत की ओर टकटकी लगाए देखे जा रहा था। रजनी ने उसके बदन को कंबल से ढक दिया और सिरहाने बैठकर उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगी। सो जा दीपक, सो जा मेरे भैया। रजनी ने धीरे धीरे उसका सिर दबाना शुरू कर दिया और तसल्ली देते हुए बोली, अच्छा ले, मैं तुझे वही लोरी सुनाती हूँ जो माँ सुनाया करती थी, तुझे फौरन नींद आ जाएगी। फिर रजनी बचपन में माँ से सुनी हुई लोरी गाने लगी। साथ ही वह उसके बालों में उंगलियां भी घुमाती रही। कभी कभी वह उसका सिर भी दबा देती। लोरी गाते हुए उसे अनुभव हो रहा था जैसे उसका बचपन लौट आया हो और उसकी जगह उसकी माँ लोरी सुना रही हो। लोरी समाप्त हुई तो वह बचपन की यादों से निकल आई। उसने दीपक के चेहरे पर नजर डाली और यह देखकर इत्मीनान की सांस ली कि लोरी सुनते सुनते ही सो गया था। उसके चेहरे पर फरिश्तों जैसी मासूम मुस्कुराहट उभर आई थी, जैसे उस लोरी ने उसकी चोटों से सारा दर्द खींच लिया हो और उसके शरीर को आराम मिल गया हो। तभी रजनी को डॉक्टर की हिदायत याद आ गई। इस बच्चे के लिए नींद बहुत जरूरी है, सिर्फ आज की रात खतरा है। अब दीपक सो गया था तो खतरा भी टल गया था। यह सोचते ही उसके दिल से मनोबोझ उतर गया। उसने दीपक के चेहरे को कंबल से ढककर उठना चाहा कि तभी उसने दीपक के चेहरे में एक असाधारण बात अनुभव की और उसका दिल एक अनजाने डर से धड़क उठा। उसने दीपक के चेहरे से कंबल हटा दिया और पुकार उठी, दीपक दीपक। उसकी आवाज़ सुनकर मारिया भी भीतर आ गई और दीपक की तरफ देखने लगी। रजनी फटी फटी आंखों से दीपक की ओर देख रही थी। देखो तो आंटी, दीपक को क्या हो गया है? रजनी ने भयभीत स्वर में मारिया से कहा। मारिया झपट कर दीपक के पलंग के पास आई। उसकी अनुभवी आंखें दीपक के चेहरे को देखते ही समझ गईं कि वह गहरी नींद नहीं बल्कि ऐसी मीठी नींद सो रहा था जिसका टूटना अब असंभव था। ओ गॉड, उसके मुंह से निकला और वह सीने पर उंगली से क्रॉस बनाने लगी। रजनी मुंह खोले और आंखें फाड़े मारिया को देख रही थी, जैसे उससे पूछते हुए डरती हो कि कहीं वह उसके संदेह की पुष्टि ना कर दे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह उस पर काबू ना कर पा रही थी। उसकी आत्मा की दशा उस पंछी की तरह हो उठी थी जो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तड़पता है। क्या हुआ आंटी, मेरे भैया को क्या हुआ? उसने मारिया के दोनों कंधे पकड़कर झिझोड़ते हुए चिल्लाकर पूछा। मारिया के ओठ ना खुले, किंतु उसकी डबडबाई आंखों ने वह बात कह दी जिसे सुनते ही रजनी डर रही थी। रजनी ने धीरे से मारिया के कंधों को छोड़ दिया। फिर वह दीपक के पलंग की ओर पलटी और चीख उठी, दीपक मेरे भैया। रजनी उसके निर्जीव शरीर से लिपट कर रोती रही और मारिया बेबसी से उसे देखती रही। फिर वह ईसा मसीह की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गई। अचानक रजनी की दहाड़ें सुनकर कमल जाग पड़ा। कुछ पलों तक तो उसकी समझ में ही ना आया कि रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर रजनी की आवाज़ पहचानते ही उसने तड़प कर बिस्तर छोड़ दिया और खुली खिड़की के पास खड़ा होकर उधर देखने लगा। रजनी की दर्दनाक चीखें उसके कानों से गुजरकर दिल के आर पार होने लगी और उसका दिमाग झंझना उठा। उसने दोनों हाथों से अपना सिर भींच लिया, लेकिन चीखों की आवाज़ थी कि उसके कानों को छेदकर बदन के बाहर निकली जा रही थी। उसी दशा में वह टेलीफोन की ओर बढ़ा
और इंस्पेक्टर दिलीप का नंबर घुमाकर उसने उसे दीपक के मरने की खबर सुना दी। यह क्या कह रहे हो कमल, कौन मर गया? दीपक ने घबराकर पूछा। दीपक, वही मेरा स्टूडेंट। क्या घड़ी वाला बच्चा? ओह, दीपक के मुंह से निकला। उसके मस्तिष्क को एक झटका लगा और वह कुछ देर तक गुमसुम बैठकर रहा। सुबह तक रजनी की चीखों में कोई कमी न आई। कमल खिड़की के पास खड़ा चोरों की तरह बाहर झांक रहा था। मारिया के झोपड़े के बाहर दीपक की अर्थी तैयार हो रही थी। अब तक मोहल्ले के काफ़ी लोग वहां जमा हो चुके थे। कमल ने दीपक को अर्थी पर लेटे देखा तो उसका बदन कांपकर रह गया। उसे महसूस किया जैसे अपने हाथों से उस मासूम बच्चे का खून उसने किया हो। मारिया एक तरफ खड़ी थी, रजनी उसके कंधे से लगी सिसक रही थी। फिर जैसे ही मोती और बस्ती के लोगों ने दीपक की अर्थी उठाई, रजनी तड़प कर मारिया की बाहों से निकली और अर्थी के आगे आ गई। बस्ती की औरतों ने उसे पकड़ना चाहा तो वह चीख उठी, कहाँ ले जा रहे हो तुम सब लोग इसे? मैं नहीं जाने दूंगी। इसे मुझसे अलग मत करो। यह कभी मुझसे अलग नहीं रहा, अब यह अकेला कैसे रहेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी अपने भैया को। उसका चीखना और रोना सुनकर बस्ती की औरतों की आंखों में भी पानी भर आया। बहुत से मर्दों की आंखें भी नम हो गईं। आखिर एक आदमी ने इशारा किया तो मारिया ने आगे बढ़कर रजनी को अपनी ओर खींच लिया और फिर उसे भीतर घर के ले गई। लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर चल पड़े तो कमल खिड़की के पास से हट गया और कांपते कदमों से चलता हुआ पलंग पर जाकर ढेर हो गया। फिर वह 2 दिन तक स्कूल ना गया। उसने ना कुछ खाया ना पिया। दुबे उसे ताज़ा खबर सुनाने आया तो उसने उसे भी डांट भगा दिया। दुबे नाराज होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, इंस्पेक्टर दिलीप अंदर आ गया और आते ही एक ठंडी सांस लेकर बोला, कमल, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? तुम्हारे स्टूडेंट के साथ जो जाति की थी। ओह दिलीप, हाँ कमल, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी कभी सीमा से आगे बढ़ जाते हैं और बदनामी होती है पुलिस के पूरे महकमे की। लेकिन मैं अदालत में अपने जुर्म का साफ साफ इकरार कर लूँगा, फिर चाहे मुझे इसकी कितनी ही कड़ी सज़ा क्यों न मिले। सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए। एक निर्दोष बच्चे की जान मेरे कारण गई। दिलीप, समझ में नहीं आता कि मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूँगा। तुम्हारा इसमें क्या दोष? तुमने तो सिर्फ रिपोर्ट की थी, जांच का काम तो मैंने किया था। और जांच भी क्या, मासूम बच्चे पर अत्याचार किया था, अपने अधिकार का गलत उपयोग किया था। खैर, मैं फिर कभी आऊँगा, इस वक्त जल्दी में हूँ। आई एम सॉरी दिलीप। दिलीप ने कमल की बात का कोई जवाब ना दिया और रुमाल से अपनी भीगी पलकों को पोंछता हुआ बाहर निकल गया। अध्याय 18। दीपक के मरते ही जैसे रजनी भी मर गई। उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। वह दिन रात उसके बिस्तर, कपड़ों और किताबों को देखती रहती। उसे इन सब चीज़ों से दीपक की खुशबू आती। वह उन्हें सूंघती, सीने से लगाती और फूट फूट कर रोने लगती। मारिया उसकी हालत देखकर कुढ़ती, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत ना होती। आखिर एक दिन वह हिम्मत करके उसके पास आई और बोली, तुम कब तक भाई को याद कर कर रोएंगा डार्लिंग? तुम जितना रोएंगा मरने वाले के सोल को उतना ही दुख पहुंचाएंगा। वह तो दुख भरी दुनिया से उठकर गॉड के पास पहुंच गया। इधर उसको बहुत सुख है, बड़ा आराम है। रजनी ने डबडबाई आंखें ऊपर उठाकर मारिया की तरफ देखा। उसकी तसल्ली भरी बातों से उसका दिल और भर आया और वह चीख मारकर आंटी कहती हुई उससे लिपट कर रो पड़ी। मारिया ने उसे अपने सीने से लगा लिया और समझाया, तुम कभी कभी घूम आया करो, घर में बैठने से दिल और ख़राब होता है। तुम शायद ठीक कहती हो आंटी। फिर कुछ दिन बाद रजनी घर में बैठी उकता गई तो दिल बहलाने के लिए अशोक के यहाँ चली गई। अशोक उसका उदास और बुझा बुझा चेहरा देखा तो परेशान हो उठा। रजनी, तुमने क्या हालत बना रखी है? मेरा भाई मर गया, मुझे मालूम हुआ था, अशोक ने सहानुभूति के साथ कहा। फिर भी तुम नहीं आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। हाँ अशोक, सब कुछ खत्म हो गया। ढूंढती फिरती हूँ, कहीं कुछ बचा कुचा रह गया हो तो समेट लूँ, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आज घबराकर तुम्हारे पास चली आई हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें किस तरह तसल्ली दूँ रजनी। दुनिया ने तुम पर बड़ा जुल्म किया है। हाँ, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अशोक, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? कैसी बातें करती हो? गम उसी को तो कहा जाता है जो गम का एहसास रखता हो। इसलिए तो तुम्हारे पास चली आई। दीपक की मौत का जो घाव है वह तुम्हें देखकर कुछ भरता हुआ सा महसूस हो रहा है। मुझे बड़ी शांति मिल रही है। आओ बैठो, हिम्मत से काम लो। अशोक ने उसे सहारा देकर पलंग पर बैठा दिया।
अशोक उसकी ओर बेबसी और हमदर्दी से देखने लगा। उसकी समझ में ना आ रहा था कि इस लाचार और परेशान लड़की से क्या कहे, किन शब्दों में उसे तसल्ली दे। अभी वह कुछ कहने के लिए अपने मस्तिष्क में शब्दों का ताना बाना बुन रहा था कि वहां अचानक जयंत आ गया और रजनी को देखते ही एक पल के लिए ठिठक गया। अशोक और रजनी भी उसे देखकर अजीब सा अनुभव करने लगे। अरे वाह, इस वक्त मैं भगवान से कुछ और भी मांगता तो मिल जाता। जयंत ने अपने ओठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। फिर वह रजनी की ओर देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा और तुम यहाँ बैठी हो, आओ चलो मेरे साथ। इतना कहकर उसने अशोक की ओर देखा और कहा, इजाज़त है, ले जा सकता हूँ। कहते कहते उसने शरारत से अपनी एक आंख दबा दी। इसका दिल न दुखाओ जयंत, यह बेचारी अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े चुनती फिर रही है। अशोक ने गम से बोझिल आवाज़ में कहा। हाँ तुम ठीक कहते हो, दोस्तों के दिल का ख्याल रखना चाहिए, दिल बहुत नाजुक होता है ना। जयंत ने अपनी जेब से शराब का एक अद्दा निकाला और सामने मेज पर रखते हुए कहा, कुछ देर बैठने की इजाज़त तो दोगे ना, और एक गिलास। तभी उसकी नज़र मेज पर रखे गिलास पर पड़ी तो वह बोला, गिलास तो यहाँ पहले से ही मौजूद है। जयंत ने गिलास उठा लिया और उसे उलट कर देखने लगा। फिर वह उसके पैंदे में कुछ लगा देखकर उसे धोने के लिए बाथरूम में चला गया। अशोक ने गुस्से से मेज पर रखी शराब की बोतल को देखा और उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जयंत बाथरूम से लौटा तो बोतल को मेज पर ना पाकर आश्चर्य से पूछ बैठा, मेरी बोतल क्या हुई? बाहर फेंक दी मैंने। इतनी कीमती शराब फेंक दी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जयंत ने घबराकर कहा और लपक कर खिड़की के बाहर देखा। टूटी हुई बोतल जमीन पर पड़ी थी और शराब इधर उधर फैल गई थी। वह पलटते हुए फिर बोला, हर तेरे की, सारा मूड ही चौपट कर दिया। सोचा था कि आज जी भरकर ऐश करूँगा। उसने रजनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो कहीं और चलें। रजनी ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और पलंग से उठकर खड़ी हो गई। जयंत ने फिर झपटकर उसका हाथ पकड़ लिया तो अशोक गुस्से से बोल उठा, छोड़ दो इसे जयंत। छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? अपना माल समझता है क्या इसे? यह तो पब्लिक प्रॉपर्टी है प्यारे। जयंत इतना ही कह पाया था कि धड़ से अशोक का थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। वह गुस्से से पागल हो गया और रजनी को छोड़कर उस पर झपट पड़ा। फिर पलक झपकते ही दोनों में जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। दोनों इस तरह लड़ रहे थे जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हों। रजनी जो एक और खड़ी डर से थरथर कांप रही थी, आखिर हिम्मत करके आगे बढ़ी और उसे छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं कहती हूँ होश में आओ, आपस में मत लड़ो। उसके नाजुक हाथ उन्हें अलग करने में असफल रहे तो वह अशोक का हाथ पकड़कर विनयपूर्वक बोली, अशोक बाबू, यह तो नशे में है, तुम्हें क्या हो गया है? अरे हट। जयंत ने एक झटके से उससे एक तरफ किया और तो वह धड़ाम से जमीन पर गिरी और वहीं पड़ी पड़ी बेबसी से उन्हें लड़ते देखती रही। लड़ते लड़ते आखिर अशोक की ताकत जवाब दे गई। उसमें ना तो आक्रमण करने की शक्ति रही और ना ही बचाव करने की, तो जयंत उसे बेरहमी से पीटने लगा। अशोक पिटते पिटते लड़खड़ाया और बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा तो जयंत ने उसकी ओर गुस्से से देखा और कहा, कॉलेज में एक बार माफ़ कर दिया था, लेकिन तभी कह भी दिया था कि फिर कभी मुझ पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। अभी एक हाथ और पड़ जाता तो तुम्हारा दम निकल जाता। उसने अशोक का कॉलर पकड़कर उठाया और पलंग पर धकेल दिया। फिर रजनी की ओर देखते हुए बोला, ए लड़की, ठीक से देखभाल करना इसकी, मैं डॉक्टर भेज रहा हूँ। वह चला गया तो रजनी अशोक को देखने लगी। वह उसके चेहरे के घावों को देखते ही परेशान हो उठी। मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तुम किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हो। वह अपनी साड़ी के पल्लू से उसके चेहरे पर बहते खून को साफ करते हुए दुख भरे लहजे में बोली। लेकिन अशोक ने उसकी इस बात का कोई जवाब न दिया और तकलीफ से कराहते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अध्याय 19। मारिया और मोती बहुत देर से रजनी की राह देख रहे थे। मारिया घर के काम में लगी हुई थी और मोती बेचैन सा कमरे में रखी कभी एक चीज़ से खेलने लगता तो कभी दूसरी से। आखिर काफ़ी देर तक मारिया ने उससे पूछा, तुमने उससे बात भी की कि धंधा कब शुरू करेगी? ऐसा कब तक चलेगा? मैंने तो बहुत समझाया है, मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाता। हर घड़ी रोते रहने से कोई पेट तो नहीं भरेगा, पर मानती ही नहीं। पन 2 टाइम रोटी तो सबको मांगता। पापी पेट बड़ा जालिम होता है बाबा, कब तक नहीं मानेगी? अरे क्या खाक मानेगी? बोलती है जहाँ दीपक मर गया वहाँ रजनी भी मर गई, अब रजनी को भूल जा।
पन ऐसा कैसे चलेगा, सारा धंधा चौपट हो गया। छोकरी समझती नहीं। तभी रजनी को आते देखकर मारिया चुप हो गई। मोती उसकी ओर लपका और उसे एक पैकेट थमाते हुए बोला, रजनी, मास्टर ने यह पैकेट दिया है। किसको? रजनी ने पैकेट हाथ में लेते हुए पूछा। तुमको। रजनी ने आश्चर्य से मोती और मारिया को देखा और पैकेट खोला। पैकेट में एक कीमती साड़ी थी और उसके साथ एक पर्चा भी था। वह पर्चा पढ़ने लगी। रजनी, मेरी ओर से एक मामूली सा तोहफा है, इसे स्वीकार कर लो और हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा कमल। उसकी यह हिम्मत! रजनी ने गुस्से से पर्चा मुट्ठी से भींचते हुए कहा और साड़ी उठाकर तेज कदमों से बाहर निकल गई। लॉज की सीढ़ियों पर बैठा दुबे आज का अखबार पढ़ रहा था कि तभी हाथ में साड़ी लिए रजनी वहां दंदनाती हुई आ पहुंची। कहाँ है मास्टर? दुबे को देखते ही वह तमक्कर पूछ उठी। दुबे ने अंदर की ओर इशारा कर दिया तो वह तेजी से कमल के कमरे में घुस गई। कमल तौलिए से मुंह पहुंचता हुआ बाथरूम से बाहर निकल रहा था। वह रजनी को देखते ही चौंक पड़ा और उसकी क्रोधित मुखमुद्रा देखकर घबरा गया। यह साड़ी तुमने भेजी है और यह पत्र भी तुमने लिखा है? रजनी ने उसे घूरते हुए पूछा। कमल गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा और उससे कोई जवाब ना बन पड़ा तो वह फिर घुर्राई। जवाब क्यों नहीं देते? मेरे भाई की जान लेकर तुम्हें चैन ना आया? स्कूल में बच्चों को शराफत और इंसानियत की शिक्षा देते हो और खुद औरतों को तोहफे के तौर पर साड़ी भेजते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रजनी की ऊंची आवाज़ सुनकर दुबे और लॉज के अन्य यात्री वहां जमा हो गए और उनकी बातें सुनने लगे तो कमल पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। रजनी, वह झुंझुलाकर बोला, आंखें क्या दिखाते हो? मैं तुम्हारी होती कौन हूँ? मुझे साड़ी देने का मतलब क्या है? दुनिया भर का पाप सिर पर लिए घूमते हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। कहते हुए रजनी ने वह साड़ी कमल के मुंह पर फेंक दी। लो, रख लो अपनी साड़ी। फिर ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझे? यह कहकर वह गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई और सब लोग उसका मुंह देखते खड़े रह गए। उसने जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कमल को लगा जैसे जमीन फट गई हो और वह उसमें समाया जा रहा हो। तभी दुबे की नज़र फर्श पर पड़े मुड़े तुड़े कागज पर पड़ी जिसे रजनी साड़ी के साथ वहां फेंक गई थी। उसने झुककर वह कागज उठा लिया और पढ़ने लगा। रजनी, हाय! कहते हुए वह कमल की तरफ मुड़ा और नाटकीय ढंग से बोला, सिर्फ रजनी, प्यारी या सपनों की रानी कुछ भी नहीं। यह भी कोई इश्क हुआ? तभी तो वह नाराज हो गई। दुबे की इस बात पर वहां उपस्थित लोग अनायास ही खिलखिलाकर हंस पड़े। ओह, यू शट अप! कमल ने झेंपकर कहा। नहीं, नाराज नहीं होते। वास्तव में प्रेम के मामले में तुम अनाड़ी हो। तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। मैंने कहा था ना, उसकी आवश्यकता हो तो उससे मत कहो, मोती से कह दो, वह प्रबंध करा देगा। यू गेट आउट! कमल गुस्से से चीख उठा। फिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उसने सबसे कहा, चले जाओ, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। लोग उसका गुस्सा देखकर एक एक करके खिसकने लगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मास्टर होकर एक आवारा लड़की के साथ मौज उड़ाना चाहते थे। दुबे ने इत्मीनान से दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। वह सब के सामने नंगा कर गई, लेकिन गुस्सा हम पर उतारा जा रहा है। कमल ने उसके जाते ही आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से अभी भी कहकों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कमल कुछ भी कर सकने में असमर्थ था। वह केवल तिलमिलाकर रह गया। उसी शाम अपनी उदासी कम करने के लिए रजनी अशोक के घर गई तो भीतर के दरवाजे पर ताला पड़ा देख ठिठक गई। उसने घूमकर देखा तो बगीचे में माली काम कर रहा था। अशोक बाबू कहाँ हैं? उसने माली से पूछा। गांव गए हैं। कब लौटेंगे? 2-4 दिन में। माली का जवाब सुनकर रजनी कुछ भुस सी गई। उसने दरवाजे पर लटके ताले की तरफ एक बार फिर देखा और निराश होकर बोझिल कदमों से फाटक से बाहर निकल गई। रजनी ने घर के बाहर कदम रखना शुरू किया था तो मारिया को आशा होने लगी थी कि वह अपना धंधा फिर से शुरू कर देगी और उसकी रोटियों का सहारा हो जाएगा। लेकिन रजनी ने तो जैसे कसम खा ली थी, अभी अपन को यह झोपड़ा छोड़कर किधर और रहने को जाना पड़ेगा। एक दिन मारिया ने अवसर देखकर कहा तो रजनी पूछ उठी, क्यों आंटी? अरे, एक तो सुबह शाम पुलिस राउंड लगाता है, इधर उधर दारू का बॉस लेता फिरता है, ऊपर से अब्बास लाला हर रोज़ डंडा लेकर दरवाजे पर खड़ा रहता है। लेकिन लाला के पैसे तो तुमने दे दिए थे आंटी। किधर दे दिया था? खाली सूद दिया था, पर उसका असल तो कम होना ही नहीं मांगता। सबका मीटर बढ़ता, लेकिन अपन का उधार बढ़ता। क्या करेंगा बाबा, अपना तो मस्तक फिर गया। मारिया ने तंग आए लहजे में कहा।
फिर उसने रजनी को समझाया, कुछ करना मांगता रजनी बेटी, ऐसे काम नहीं चलने का। रुपए कमाकर लाने वाली रजनी तो मर गई आंटी। रजनी के स्वर में दुख की झलक थी। पर उसके साथ पेट तो नहीं मर गया। वह खाने को रोटी मांगता, रहने को घर मांगता, कुछ ना कुछ तो करना ही मांगता। हाँ आंटी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, रजनी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। फिर वह मारिया के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही उठकर चली गई। मारिया ने महसूस किया कि उसका तीर निशाने पर बैठ गया है। वह खुश होकर घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। कहते हैं कि नेकी कभी अकारण नहीं जाती। वही लड़का जिसकी माँ के इलाज के लिए रजनी रुपए दिया करती थी, आज रजनी के काम आया। उसने रजनी को स्टार होटल में अपने साथ झूठे बर्तन धोने के काम पर लगवा दिया। लेकिन यह आसान काम ना था। रजनी के सामने सैकड़ों बर्तनों का ढेर लगा था और वह उन्हें मांज धो रही थी। पास ही बैठा वह लड़का उन गीले बर्तनों को कपड़ों से साफ करके ठिकाने से रखता जा रहा था। दीदी, काम जरा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, रजनी की हालत देखकर लड़के ने हमदर्दी से कहा। अरे नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कहते हुए रजनी ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। यह तो बड़े मज़े का काम है। तूने यह काम दिलवाकर मुझ पर एहसान किया है। एहसान तो तुम मुझ पर बरसों से करती रही हो। दीदी, अगर तुम मुझे दवा के लिए पैसे ना देती रहती तो मेरी माँ कब की मर गई होती। लड़के ने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा और बोला, तुम मेरी माँ से मिलोगी दीदी? ज़रूर मिलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम बीड़ी पीना छोड़ दोगे? यह सुनते ही लड़के ने अपने मुंह से लगी बीड़ी खिड़की के बाहर फेंक दी और लज्जित अनुभव करते हुए कहा, दीदी, लत लग गई है, कैसे छूटेगी? लत भी छूट जाती है। इंसान में हिम्मत और लगन होनी चाहिए। दोनों बातें भी करते रहे और बर्तन भी साफ करते रहे। सारे बर्तन निबट गए तो वह एप्रन उतारने के लिए स्टोर रूम की ओर बढ़ गई। तभी वहां होटल का अधेड़ उम्र हेड कुक आ गया और लड़के को 10 का नोट देते हुए बोला, जा, एक डिबिया पनामा की ले आ। लड़का बाहर चला गया तो हेड कुक स्टोर रूम की ओर मुड़ गया। वहां रजनी अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर देख रही थी, जो बर्तन मांजने से जगह जगह छिल गए थे। उसके कटे हुए बदन पर हेड कुक की नज़र पड़ी तो वह देखता ही रह गया। उसके मुंह से लाल टपकने लगी। वह उसे घूर घूर कर देखने लगा। थोड़ा तेल दे दोगे दादा? हेड कुक को देखते ही रजनी बोल उठी। तेल का क्या करोगी? उसने शराफत से मुस्कुराकर पूछा। हाथों में लगाऊंगी, देखो तो छिल गए हैं। कहते हुए रजनी ने अपने हाथ फैला दिए तो कुक ने जल्दी से उसके हाथ थाम लिए और हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे ये नाजुक नाजुक हाथ बर्तन मलने के लिए नहीं हैं, चलते हुए दिलों पर मरहम लगाने के लिए हैं। तू कहाँ रानियों का सा धंधा छोड़कर नौकरानी बनने चली आई? लेकिन मेहनत करके रोटी कमाने में कोई बुराई तो नहीं, रजनी झेंप कर बोली। मेहनत मजदूरी करने के लिए हम लोग जो हैं, ये नाजुक नाजुक हाथ। कहते हुए वह रजनी के हाथों को सहलाने लगा तो रजनी उसकी नीयत भांप गई और बोली, छोड़ दो मेरा हाथ, वरना शोर मचा दूंगी। अरे सब भी जानते हैं कि तू कोई सवती सावित्री नहीं है। कल तक इसी होटल में धंधा करती थी, शोर मचाएगी तो तेरी ही बदनामी होगी। कहते कहते उसने पूरी ताकत से रजनी को दबोच लिया। रजनी उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करते हुए चीखने लगी, छोड़ दे मुझे, लुच्चे लफंगे बदमाश, छोड़ दे मुझे। फिर उसने अपनी सारी ताकत समेटकर कुक को धक्का दिया तो वह चिकने फर्श पर फिसला और लड़खड़ाता हुआ सब्जियों के पास रखी छुरी पर ढेर हो गया। उसी पल एक तेज चीख से वातावरण गूंज उठा। चीख की आवाज़ सुनते ही लोग इधर उधर से दौड़ पड़े। वह लड़का भी दौड़ता हुआ उन लोगों के साथ भीतर आ गया। हेड कुक फर्श पर पड़ा तड़प रहा था और उसके पेट से खून निकल रहा था। यह दृश्य देखते ही एक आदमी चीख पड़ा, अरे खून खून, इसने चाकू मार दिया दादा को। दूसरे ने रजनी की तरफ इशारा किया। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को, कई लोग एक साथ बोल पड़े। रजनी पसीना पसीना हुई भयभीत नज़रों से सब देख सुन रही थी। उसने कल्पना भी न की थी कि पल भर में क्या से क्या हो जाएगा। उसमें बोलने या हिलने डुलने की ताकत भी न रही थी। वह लड़का उसकी ओर प्रश्न भरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन यह मूर्ति बनी खड़ी थी। सारे होटल में हलचल मच गई थी। खून का मामला था, इसलिए तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस ने आते ही रजनी को गिरफ्तार कर लिया। सारी स्थिति समझ में आते ही रजनी घबरा गई। उसने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। पुलिस उसके अतीत से भी परिचित थी, इसलिए उसकी किसी बात पर ध्यान न दिया गया। वह लड़का भी कुछ ना समझ पा रहा था। पुलिस रजनी को अपनी जीप में बैठाकर ले चली तो वह आंसू बहाने के अलावा कुछ भी ना कर सका। अध्याय 20।
जयंत ने आज जरूरत से ज्यादा पी रखी थी। तलाश करने पर भी मोती ना मिला तो वह अपना दिल बहलाने के लिए डिस्को में चला गया और खूबसूरत लड़कियों के साथ नाचने लगा। वह कितनी ही लड़कियों के साथ नाचा, लेकिन एक भी उसकी कसौटी पर पूरी न उतरी। उसकी कल्पना में बार बार रजनी का सुंदर चेहरा उभर आता। अंत में परेशान होकर वह उन हसीनों की महफिल को छोड़कर बाहर आ गया। फिर उसने जैसे ही टैक्सी स्टैंड की ओर मुड़कर टैक्सी के लिए आवाज़ लगानी चाही, वह मोती को अपने करीब देखकर ठिठक गया। मोती अपने रिक्शे में बैठा ऊँग रहा था। जयंत की आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ाकर चौकन्ना हो गया और जल्दी से कह उठा, सलाम साहब, कहाँ रहे इतने दिन? मैं कहाँ रहा पूछने के बजाय तू बता कि तू कहाँ रहा। साले, तूने तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया। धंधा बदल दिया है क्या? धंधा क्या, सारा रंग ही बदल गया मालिक। क्या हुआ? कहाँ है तेरी बुलबुल? उसने उड़ना छोड़ दिया। क्यों, क्या बात है? बड़ा अन्याय हो गया उसके साथ। कैसा अन्याय? वह जिसके लिए जीती थी वही मर गया। उसके भाई को चोरी के शक में पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार डाला, जान से। क्या कहता है, जान से मार डाला? जयंत आश्चर्य और दुख से उछल पड़ा। हाँ मालिक, बड़ा ही प्यारा बच्चा था। बस उसी दिन से उसने धंधा छोड़ दिया। रजनी है कहाँ? पिंजरे में। पिंजरे में? जयंत की समझ में कुछ ना आया तो वह प्रश्न भरी निगाहों से मोती की ओर देखने लगा। हाँ सरकार, होटल में नौकरी करने गई थी। वहाँ भारी तरकारी के बदले साले बावर्ची को ही काट कर रख दिया। पुलिस पकड़ के ले गई। वह हवालात में बंद है। लेकिन बावर्ची को क्यों मार दिया उसने? गरम हो गया था साला। तुम लोगों ने उसे छुड़ाया नहीं? कैसे छुड़ाते? मारिया 3 बार दारू के केस में अंदर जा चुकी है और पुलिस वालों की नज़र में मेरी क्या औकात है, यह आप जानते भी हैं। छुड़ाने जाता तो मैं भी अंदर कर लिया जाता। लानत है तुझ पर। जिंदगी भर उसकी कमाई खाता रहा और जब उस पर आफत आई तब आंखें फेर ली। जयंत ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया तो मोती शर्म से सिर झुकाए खुशामदी लहजे में पूछ उठा, कहीं जाना है सरकार? हाँ, लेकिन तुम्हारे रिक्शे में नहीं। कहते हुए जयंत पास ही खड़ी टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने उसकी मंजिल जानने के लिए अपनी गर्दन घुमाकर जयंत की ओर देखा तो वह कड़कदार आवाज़ में कह उठा, प्रतापनगर। टैक्सी चली गई। मोती उसे दूर तक जाते देखता रहा। शर्मिंदगी का एहसास अभी तक उसके दिल को कचोट रहा था। दूसरे दिन जयंत सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और रजनी की जमानत के लिए खुद को पेश कर दिया। इंस्पेक्टर ने उसे जमानत पर छोड़ने से इनकार किया तो वह उससे उलझ पड़ा। उसको छोड़ना मेरे अधिकार में नहीं है, इंस्पेक्टर ने झल्लाकर कहा। रजनी ने होटल के बावर्ची को जान से मारने की कोशिश की है। एक कमज़ोर औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए और क्या कर सकती है इंस्पेक्टर साहब? इज्जत बचाने के लिए? इंस्पेक्टर जोर से हंस पड़ा और बोला, उसने इज्जत बचाई कब थी? आपने शायद उसकी पुरानी जिंदगी के पुराने धब्बे नहीं देखे। पुराने धब्बे या पुराने घाव? माफ़ कीजिए, आपने तस्वीर का एक रुख देखा है जिस पर ग्रहण लगा हुआ है। हो सकता है दूसरा रुख रोशन हो। जी हाँ, खून के बाद तो वह चेहरा देवियों के चेहरे से भी अधिक रोशन हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, इस धंधे में पड़ी हुई बहुत सी मजबूर औरतों कितनी महान होती हैं कि उनके दरवाजे से लाई गई मिट्टी पर दुर्गा को बिठाया जाना चाहिए। कुछ भी हो, रजनी की जमानत नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर ने जैसे अपना निर्णय सुना दिया। जयंत कुछ कहना ही चाहता था कि तभी एक वकील हाथ में ब्रीफकेस लिए वहां आ पहुंचा और दोनों की बहस को खत्म करते हुए, रजनी की जमानत हो चुकी है इंस्पेक्टर साहब। आप? इंस्पेक्टर ने वकील की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखा तो जयंत ने कहा, मेरे वकील। यह सुनकर इंस्पेक्टर कुछ परेशान सा हो गया। वकील ने अपने ब्रीफकेस से कुछ कागज निकाले और मेज पर रख दिए। मैं अदालत से आ रहा हूँ, जमानत मंजूर हो चुकी है। आप कागज़ों को देख लीजिए। ठीक है, इंस्पेक्टर ने कागज़ों को उलट पलट कर देखते हुए कहा। फिर उसने रजनी को लाने के लिए एक हवलदार भेज दिया। कुछ देर बाद रजनी हवालात से छूटकर बाहर आई तो जयंत को देखकर चौंक पड़ी। जयंत बाबू, आप? कहते कहते उसकी पलकों पर आंसुओं की बूंदें कांप उठीं। आपने मुझे छुड़ाया है? हाँ, चलो यहाँ से। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही वकील ने जयंत की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा जयंत बाबू, मैं चलता हूँ, कोर्ट में 2 बजे केस है। ओके इब्राहिम भाई, जयंत ने हाथ मिलाते हुए कहा। वकील अपनी कार में बैठकर चला गया तो जयंत और रजनी की निगाहें मिलीं। तुमने मुझे क्यों छुड़ा लिया? रजनी निगाहें झुकाते हुए बोल पड़ी। क्या करूं, मुझसे शराब और इंसानियत नहीं छूटती। जयंत ने रजनी को सिर से पांव तक देखा और उसकी मैली साड़ी तथा फटी चप्पलों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह क्या हालत बना रखी है तुमने?
मैंने धंधा छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ। जयंत ने जेब से कुछ रुपए निकाले और रजनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो, एक अच्छी सी साड़ी और चप्पल खरीद लेना। लेकिन मैं रजनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो जयंत बोला, घबराओ नहीं, इनसे बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक दोस्त समझकर रख लो। फिर उसने ज़बरदस्ती वे रुपए रजनी के हाथ में थमा दिए और वह इनकार न कर सकी। जयंत बाबू, रजनी ने कुछ कहना चाहा तो जयंत ने हाथ के इशारे से रोक दिया। मैं जानता हूं कि तुम इतनी ऊंची उठ गई हो कि मैं दुआ के लिए भी हाथ उठाऊं तो भी तुम हाथ ना आ सकोगी, वह बोला। रजनी से बातें करते समय जयंत अपने हृदय में उठ रहे दर्द को दबाने का भरसक प्रयत्न कर रहा था, किंतु दर्द था कि तूफान बनकर मचल रहा था। तभी उसके हृदय में एक बगुला सा उठा और वह बुरी तरह खांसने लगा। फिर इससे पहले कि रजनी उसको धन्यवाद देती, वह बाय बाय कहता सामने खड़ी टैक्सी में जा बैठा। उसके बैठते ही टैक्सी रवाना हो गई और रजनी वहीं खड़ी उसे देखती रही। पलकों में आंसू ढलककर उसके गालों पर बहने लगे और वह मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। जयंत ने टैक्सी वाले से रफ्तार जरा तेज करने को कहा तो उसने रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन टैक्सी की रफ्तार के साथ ही जयंत के सीने का दर्द और खांसी की रफ्तार भी बढ़ती गई। वह अपने भीतर एक तूफान सा उठता अनुभव करने लगा और उसका अतीत एक अजगर की तरह उभरकर उसके आगे आ गया। उसे लगा जैसे वह अजगर उसे निगल जाएगा। एक अजीब सी घुटन के वशीभूत होकर टैक्सी रोकने के लिए चिल्ला पड़ा। टैक्सी रुकते ही वह जोर से खांसा और दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर कै कर दी। कै के साथ ही जैसे भीतरी जहर बाहर आ गया, जिसमें खून के धब्बे तैर रहे थे। उसने फटी फटी लाल आंखों से उन धब्बों को देखा। उसका दिल अचानक जोर से धड़का और फिर जैसे वह अथाह गहराइयों से में डूब गया, वह मूर्छित सा टैक्सी की सीट पर लेट गया। उसी समय रजनी जब अशोक के यहाँ गई तब अंदर के दरवाजे को खुला देखकर उसका हृदय खुशी से धड़क उठा। उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और भीतर चली गई। अशोक सूटकेस से कपड़े निकालकर अलमारी में रख रहा था। वह कुछ देर तक उसके पीछे खड़ी उसे देखती रही और फिर अचानक पास आकर पूछ उठी, गांव से कब लौटे? अशोक चौंककर पलटा और रजनी को देखकर कह उठा, अभी कुछ देर पहले माँ बाप से मिलने गया था। ओह, कैसे हैं वे लोग? अच्छे हैं। तुम कैसी हो रजनी? ठीक हूँ। कितने दिन रहे गांव में? यही कोई 4-5 रोज। फिर तो तुम्हें कुछ मालूम न होगा कि मैं इतने दिन अंदर रही। अंदर? अशोक कुछ समझ न पाया तो आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। हाँ, लॉकअप में। मेहनत से रोटी कमाने की सज़ा मिली थी। लेकिन क्या गुनाह था तुम्हारा? बेगुनाही। जब गुनाह करती थी तब कोई कुछ न बोलता था। गुनाह से बचने लगी तो खून के इल्जाम में पकड़ी गई। तुम्हारे दोस्त जयंत ने फिर कुछ किया क्या? जयंत का नाम सुनते ही अशोक ने रजनी की बात बीच में ही काट दी। बहुत कुछ किया। सब कुछ जयंत ने ही तो किया। जयंत ने ही जमानत देकर मुझे छुड़ाया है। शराफत और दोस्ती सैकड़ों बुराइयों के बोझ से दबकर भी जीवित रहती है। जयंत कितना शरीफ है। ओ, मैंने कितना गलत समझा था उसे। आने दो, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। अशोक ने जयंत के इस नेक काम से प्रभावित होकर कहा। फिर सूटकेस से मिठाई का डिब्बा निकाल कर बोला, लो मुँह मीठा कर लो। किस खुशी में? रजनी ने मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए पूछा। मेरी सगाई हो गई है। अशोक भी मुस्कुरा उठा। यह सुनते ही रजनी के दिल को एक धक्का सा लगा। उसके मुंह से निकल गया, सगाई? हाँ। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी क्यों ना होगी? कहते कहते रजनी संभल गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुबारक हो। कैसी है वह लड़की? बहुत सुंदर है। सीमा नाम है उसका। रजनी की भावनाओं से बेखबर अशोक अलमारी में अपने कपड़े जमाता रहा। मेरे पड़ोस में रहती है। मेरे माँ बाप की बहुत सेवा करती है। बचपन में हम दोनों साथ खेलते थे। पढ़ी लिखी है, शरीफ घराने की है। उससे शादी करके मेरी ज़िंदगी में जो कमी है वह पूरी हो जाएगी। अशोक कपड़ों की तह करता जा रहा था और बोलता जा रहा था। अशोक की बातें सुनकर रजनी की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने अपने ब्लाउज से अशोक की तस्वीर निकाली और कुछ क्षणों तक उसे देखा। फिर चुपके से मेज पर रखकर दबे पांव बाहर निकल गई। कपड़ों को जमाने के बाद अशोक ने पलटकर देखा तो वहां रजनी न थी। वह आश्चर्य से दरवाजे की ओर लपका, लेकिन अचानक ठिठक कर खड़ा रह गया। सामने मेज पर उसकी तस्वीर रखी थी। उसने तस्वीर उठाई और उसे देखते देखते गहरे सोच में डूब गया। अध्याय 21। उसी रात कमल समुद्र के किनारे बिखरी चट्टानों पर बैठा रजनी के बारे में ही सोच रहा था। उसके हाथ में उसकी माँ की निशानी की वह घड़ी थी जिसने रजनी के सपनों को राख कर दिया था। वह जब भी उस घड़ी का बटन दबाता तो घड़ी के चमकदार अंकों में दीपक का चेहरा चमकने लगता, जैसे वह बुदबुदाकर कह रहा हो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ।
इसी आवाज़ ने कमल की नींद उससे छीन ली थी। प्रायश्चित का कोई रास्ता उसे दिखाई न दे रहा था। घड़ी उसकी जिंदगी में तड़प का कारण बन चुकी थी। उसने कई बार चाहा कि उसे अपने आप से अलग कर दे, लेकिन तभी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वह उसकी निशानी थी। वह अपने आप को उस आदमी की तरह महसूस करने लगा जो भीतर ही भीतर बिखर गया हो, टूट फूट गया हो। तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी और उसकी कल्पना की डोर टूट गई। वही चीख फिर सुनाई दी तो वह झट से उठा और उस आवाज़ की दिशा की ओर चल दिया। उसने इस बात की भी चिंता न की कि घड़ी उसके हाथ से छूटकर काली चट्टानों की दरार में गिर गई है। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि वह शीघ्र से शीघ्र उस स्थान पर पहुंच जाए जहां कुछ गुंडे लड़की को घसीटकर एक ओर लिए जा रहे थे। लड़की अब भी मदद के लिए चीख रही थी। उनके पास पहुंचकर कमल की निगाह उस लड़की पर पड़ी तो वह चौंक उठा। रजनी को पहचानते ही वह उन गुंडों से भिड़ गया। गुंडों की संख्या कुछ अधिक न थी, वे कुल 4 थे। 3 तेजी से कमल के उलझ गए और एक ने रजनी को संभाल लिया। लड़की उसकी पकड़ से छूटने का प्रयत्न करने लगी और बाकी तीनों कमल से लड़ने लगे। रजनी ने अचानक उस गुंडे की कलाई में काट लिया जो उसे पकड़े हुए था। गुंडे के मुंह से एक सिसकारी निकली और जैसे ही उसकी ढीली पकड़ हुई, रजनी ने एक झटके से खुद को छुड़ा लिया और फिर वह एक और भाग खड़ी हुई। गुंडे ने लपककर फिर उसे पकड़ लिया और एक जोरदार झटका देकर अपनी ओर खींचा तो वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया और उसके सिर से खून की धार बह निकली। यह देखकर गुंडे की आंखों में भय भर गया और वह तेजी से वहां से भाग निकला। दूसरे गुंडों ने भी रजनी की यह दशा देखी तो उन्होंने भी कमल से लड़ना बंद कर दिया। इस पर कमल का जोश बढ़ गया और वह दूने उत्साह से उन पर हमला करने लगा। सारी स्थिति को भांपते ही उन गुंडों के पैर भी उखड़ गए और वे भाग निकले। कमल ने उनका पीछा करना उचित न समझा और हाँफते हुए धीरे धीरे बेहोश रजनी की ओर बढ़ा। फिर उसने वहां से गुजरती एक खाली टैक्सी को हाथ उठाकर रोका और बेहोश रजनी को उसमें डालकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर में उसने रजनी को एक प्रसिद्ध नर्सिंग होम में दाखिल करवा दिया। रजनी के शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था। डॉक्टरों ने सबसे पहले खून का बंदोबस्त किया और रजनी को ग्लूकोज चढ़ाया जाने लगा। कमल बेबसी से हाथ मलता हुआ इधर उधर टहलता रहा। डॉक्टर ने रजनी की मरहम पट्टी कर दी और बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो कमल उससे पूछ उठा, अब कैसी है वह? देखिए, आप इलाज में कोई कमी न रखें, जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। देखिए मिस्टर कमल, जिंदगी और मौत का जिम्मेदार भगवान है। इनके दिमाग की गहरी चोट पहुंची है। जब तक होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। फिर उसने कमल से नजरें मिलाते हुए पूछा, वैसे आपका इनसे क्या रिश्ता है? कमल ने एक पल के लिए सोचा, फिर बेझिझक कहा, रिश्ता? एक इंसान का दूसरे इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कमल की ओर गौर से देखा और कहा, ओ, आप चिंता ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर चला गया तो कमल ने दरवाजे की झिरी से झांककर अंदर देखा। रजनी अभी तक पलंग पर बेहोश लेटी थी। उसका सिर पट्टियों से जकड़ा हुआ था और ऊपर लटकी ग्लूकोज की बोतल में बूंद बूंद ग्लूकोज टपककर उसकी रगों में प्रवेश कर रहा था। कमल की आंखों में आंसू भर आए और वह उन्हें रूमाल से पोंछता हुआ बरामदे में टहलने लगा। वह रात भर उसी तरह टहलता और रजनी की तीमारदारी में लगा रहा। किसी दवा की ज़रूरत पड़ती तो वह तुरंत मंगवा देता। बस एक ही चिंता ने उसे घेर रखा था कि कहीं रजनी की जान पर ना बनाए। हर घड़ी वह यही दुआ मांग रहा था कि रजनी की जान बच जाए। उसके अनजाने गुनाह का शायद यही प्रायश्चित था। अगले दिन रजनी को होश आया तो वह नींद की दवाओं के घुमार में बड़ी मुश्किल से आंखें खोल पाई। उसने अपनी अधखुली आंखों से डॉक्टर को देखा तो उसकी समझ में कुछ भी ना आया। उसे आंख खोलते देखकर कमल उसकी ओर बढ़ा। रजनी ने उसके मुरझाए चेहरे को गौर से देखा और अपने होंठ हिलाए जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज़ ने उसका साथ ना दिया और वह सिर्फ ओंठ कपकपा कर रह गई। अब तो यह खतरे से बाहर हो चुकी है डॉक्टर। कमल ने बड़ी व्यग्रता से डॉक्टर की ओर देखा। हाँ, और इसका सेहरा तुम्हारे सिर है मिस्टर, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा और फिर नर्स के हाथों से चार्ज लेकर रजनी की दवाइयों में रद्दोबदल करने लगा। डॉक्टर और नर्स के बाहर जाते ही कमल रजनी के पास आ गया। रजनी की आंखों में आंसू भर आए थे, जिनके बीच में से मुस्कुराहट की एक हल्की किरण फूट रही थी। हाँ रजनी, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, कमल ने उसे तसल्ली दी। रजनी ने जवाब में कुछ न कहा, सिर्फ कमल की ओर देखा और आंखें मूंद लीं। तभी उसकी पलकों पर ठहरे आंसू ढलक कर गालों पर बिखर गए। अध्याय 22। कुछ ही देर में रजनी की हालत सुधर गई। डॉक्टर ने पट्टियां खोली तो घाव भर चुके थे। उसने संतोष की सांस ली और रजनी को उसी दिन नर्सिंग होम से छुट्टी देने का वादा कर दिया।
मारिया रजनी से मिलने गई तो वह उससे लिपट कर रो पड़ी। मास्टर को हम पत्थर समझा था। वह अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, पर वह तो हीरा निकला डार्लिंग। तुम्हारे वास्ते दिन रात एक कर दिया। जब तक तुमको होश नहीं आया बेचारा कुछ नहीं खाया। दवा अस्पताल का बिल सबके वास्ते अपनी जेब से खर्च किया। जुल्म किया, लेकिन साला इतना मेहरबानी भी किया। अपन समझ नहीं सका उसको। तभी मास्टर कबल वहां आ पहुंचा। उसके हाथों में दवाइयों के पैकेट थे जिन्हें उसने मेज पर रख दिया। मारिया उसकी ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखने लगी। वह कुछ कहना ही चाहती थी कि कमल बोल उठा, अच्छा हुआ जो आप आ गई मैडम। रजनी को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आप इन्हें अपने साथ घर ले जाइए, लेकिन देखिए ये सब दवाएं और टॉनिक टाइम पर देती रहिएगा। फिर वह रजनी की ओर मुड़ा और बोला, तुम किसी तरह की चिंता मत करना। रजनी ने एक पल उसकी आंखों में देखा और एहसानमंद लहजे में कह उठी, मास्टर जी आपने मेरे साथ जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। रजनी, मैंने पाप किया था पर प्रायश्चित ना कर पाया था। मैंने अपने मन की शांति के लिए ये सब किया है। एक तरह से प्रायश्चित ही समझो। भगवान जाने प्रायश्चित हुआ भी है या नहीं। कहते कहते कमल की पलकों तक आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने न दिया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे रोता हुआ देखे। वह अचानक उठा और बाहर चला गया, लेकिन उसके दिल की हालत रजनी से छिपी न रह सकी। उसने आंखों के झरोकों से उन आंसुओं को देख लिया था, लेकिन कमल की सहानुभूति और सहायता को स्कूल के बच्चों ने दूसरी ही नज़र से देखा। नेकनामी के बजाय स्कूल में बदनामी ने उसका स्वागत किया। स्कूल के कंपाउंड में कदम रखते ही सारे बच्चों ने काली झंडियों से कमल का स्वागत किया और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगे, रोमियो मास्टर नहीं चाहिए, रोमियो मास्टर नहीं चाहिए, ऐसा टीचर नहीं चलेगा, मिस्टर मजनू गो बैक, ऐसा टीचर नहीं चलेगा। कमल सहमा सा खड़ा बच्चों के शोर को सुन रहा था। पहले तो उसे अपने कानों पर यकीन ही ना हुआ, लेकिन वास्तविकता थी कि उसके कानों में पिघले हुए शीशे की भांति उतरी जा रही थीं। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा तो उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया। दीवारों और पेड़ के तनों पर उसके और रजनी के इश्किया पोज बने हुए थे। यह देखकर वह तेजी से पलटा और स्कूल के गेट से बाहर निकल गया, लेकिन दूर तक उन बच्चों का शोर उसका पीछा करता रहा। स्कूल से कमल सीधा कृष्णा लॉज जा पहुंचा, लेकिन अभी उसने लॉज की सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि वहां बैठे यात्रियों में से एक ने व्यंग्य किया, स्वागतम स्वागतम, कहिए कैसी रही रासलीला। मास्टर जी ज़्यादा चोट तो नहीं आई? दूसरे ने पूछा। लगता है मास्टर जी बहुत जागे हैं, आंखें सूज गई हैं। दूसरे ने चोट की। मास्टर जी स्कूल छोड़ो, अस्पताल में भर्ती हो जाओ। तुम्हें भी चुप न रह सका। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन कमल ने पलटकर उनकी ओर क्रोध से देखा तो सब एकाएक चुप हो गए। फिर कमल ने तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया तो बाहर बैठे लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अध्याय 23। अशोक के बंगले के पास से रजनी गुजरी तो अचानक ही उसकी निगाह उधर उठ गई। कंपाउंड में बैठा अशोक कोई पुस्तक पढ़ रहा था। रजनी पल भर के लिए वहां रुकी, फिर चल पड़ी। तभी अशोक की नज़र उस पर पड़ गई। उसने रजनी की यह बेरुखी देखी तो वह अपनी जगह से उठा और रजनी रजनी पुकारता हुआ सड़क पर आ पहुंचा। रजनी के पैर धसे धरती ने जकड़ लिए। वह वहीं की वहीं खड़ी रह गई। कुछ नाराज हो क्या? अशोक ने उसके पास पहुंचकर कहा। कौन कहता है? वह आहिस्ता से बोली। फिर कहाँ रही इतने दिन? अस्पताल में। अस्पताल में? अशोक ने चौंक कर पूछा। बीमार हो गई थी क्या? मैं अच्छी कब थी? रजनी ने एक लंबी सांस लेकर कहा। अशोक बाबू, मैं तो खुद एक ऐसा रोग हूँ जिसका इलाज मौत के सिवा कुछ नहीं। बेकार की बातें ना करो, यह बताओ कि तुम्हें हुआ क्या था? सिर फट गया था। कैसे? उस दिन जब मैं तुम्हारे यहाँ से जा रही थी तो रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए। फिर मास्टर जी ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। मारपीट में मेरा सिर फट गया। अशोक उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा और आश्चर्य से बोला, मास्टर जी वही कृष्णा लॉज वाले? हाँ वही। अशोक बाबू, आदमी कभी अंगारा है कभी फूल। तुम्हें भी जिंदगी में कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है। हाँ, तरह तरह के लोग मिले, जिनमें से 3 आदमियों को तो मैं भूल ही नहीं सकती। रजनी पल भर के लिए रुकी और बोली, एक वह जिसके कारण मेरे भाई की जान गई और फिर वही मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। दूसरा वह जो मेरे शरीर से बरसों खेलता रहा खिलौने की तरह, लेकिन जब उसे पता चला कि मैंने वह रास्ता छोड़ दिया है तो वह मुझे एक देवी की तरह पूजने लगा। और तीसरा वह जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं। वह कौन है? रजनी चुप हो गई तो अशोक पूछ उठा, तुम? रजनी का उत्तर सुनते ही अशोक कुछ पल उसे देखता रह गया। अभी वह कुछ कहना ही चाहता था कि 15-16 साल का एक लड़का घबराया हुआ वहाँ आया और आते ही पूछने लगा, अशोक बाबू आपका ही नाम है?
हाँ क्या बात है? अशोक ने उसकी घबराहट देखकर जल्दी से पूछा। जयंत बाबू बहुत बीमार हैं, जल्दी चलिए। कहाँ हैं वे? अशोक ने बौखलाकर पूछा। शिरोडकर नर्सिंग होम में। रजनी? अशोक ने रजनी से कुछ कहना चाहा, लेकिन वह उसकी बात काटते हुए पूछ उठी, अशोक बाबू, मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ चलो, जल्दी करो। कहते हुए अशोक ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं और एक टैक्सी को रोक लिया। फिर वे तीनों टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी तेजी के साथ आगे बढ़ गई। अध्याय 24। नर्सिंग होम में अशोक और रजनी ने जैसे ही जयंत के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, बिस्तर पर लेटा हुआ जयंत उन्हें देखकर कमज़ोर आवाज़ में कह उठा, आओ आओ अशोक, अच्छा हुआ जो तुम और रजनी को साथ ले आए। मरने से पहले मैं बस तुम लोगों को देख लेना चाहता था। क्या बक रहे हो? तुम हमेशा जहर ही उगलते रहते हो, कभी तो मीठी बात कर लिया करो। अशोक ने कुर्सी खींचकर उनके पास बैठते हुए कहा, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है दोस्त। मैंने जो कुछ कहा है वह सच है। क्या सच है जो मैं कह रहा हूँ? डॉक्टर क्या कहते हैं? वही घिसी पिटी तसल्ली सी बातें जो ऐसे मौके पर डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं। जयंत ने मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए कहा, लेकिन मैं हकीकत जानता हूँ, मेरा लिवर सड़ चुका है। अब कोई दवा मुझे मरने से नहीं बचा सकती, और जीना भी कौन चाहता है? बस बहुत जी लिए। ऐसा ना कहिए जयंत बाबू, रजनी तड़पकर बोल उठी। आपके सहारे तो हम जैसे बुरे लोग जी रहे हैं। जिंदगी के इतने थपेड़े खाने के बावजूद कितनी भोली हो तुम। आदमी बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे बुरा बना देती हैं। लोग तुम्हें बुरा समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता। और जो बुरा समझते हैं वे खुद कौन से देवता हैं। कपड़ों के नीचे हर आदमी नंगा है। कहते कहते अचानक जयंत पर खांसी का दौरा पड़ गया और वह बुरी तरह खांसने लगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, अशोक ने घबराकर उठते हुए कहा। रहने दो। जयंत ने अशोक का हाथ पकड़ लिया। ला सको तो थोड़ी सी शराब ला दो। शराब? अशोक आश्चर्य से जयंत की ओर देखने लगा। हाँ, ताकि मैं आराम से मर सकूं। तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हें जहर पिला दूं? अरे पगले, जयंत ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, इस दुनिया में तू ही तो मेरा एक दोस्त है। बाकी सब तो मेरे साथ पीते पिलाते रहे, मौज उड़ाते रहे। अकेला तू ही मुझे टोकता रहा। तुझे शराब से नफरत थी, फिर भी तू मुझे प्यार करता रहा। इसलिए मैंने सिर्फ तुझे बुलाया है, यह कहने के लिए कि मेरे मरने के बाद चिता को तुम ही आग लगाओगे। जयंत! अशोक के मुंह से चीख निकल गई। रजनी भी एक अजीब सी अनुभूति से घिरकर जयंत की ओर देखने लगी। हाँ दोस्त, और यह लो। जयंत ने अपने तकिए के नीचे से कुछ कागज निकाले और अशोक की ओर बढ़ा दिए। मेरे मरने के बाद बाबूजी के पास भेज देना, उन्हें बहुत खुशी होगी। मैंने उनसे वादा किया था कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दूंगा, और यह टेलीग्राम भी उन्हें भेज देना। उसने अशोक के हाथ में एक और कागज़ थमा दिया और कहा, पढ़ लो। अशोक ने उस कागज़ पर नज़र डाली। लिखा था, जयंत एक्सपायर्ड। यह क्या? अशोक ने उसे घूरते हुए शिकायती लहजे में कहा। यह कोई नया मजाक है? नहीं, मेरी मौत का परवाना। सिर्फ तारीख नहीं डाली, वह तुम डाल देना। इसे पाकर बाबूजी को तसल्ली हो जाएगी। जयंत ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा। तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अशोक झुंझलाकर बोला। नहीं दोस्त, आज मैंने पी नहीं है, पूरे होश में हूँ। अशोक तुरंत कुछ न कह सका और उसकी ओर दया भरी नज़रों से देखने लगा। मेरी एक बात और मानोगे? जयंत ने बुझी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। अशोक ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी तो वह झट बोला, विस्की, जिन, ब्रांडी और रम, इन सब का कॉकटेल बनाकर मेरी चिता पर छिड़क देना, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जयंत को फिर खांसी का दौरा पड़ गया तो वह कुछ और कहने से रुक गया। उसने खांसी रोकने के लिए अपने मुंह के ऊपर तकिया रख लिया और खांसी रोकने का असफल प्रयत्न करने लगा। अशोक और रजनी ने उसे दोनों ओर से सहारा दिया। थोड़ी दूर बैठी नर्स ने पल भर कुछ सोचा और फिर इमरजेंसी की घंटी बजा दी। खांसते खांसते जयंत की आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ आईं तो अशोक और रजनी डर से कांप गए। अशोक ने जल्दी से उसके मुंह पर से तकिया हटा दिया। तभी अशोक के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। तकिया खून से लथपथ हो चुका था। डॉक्टर भागा भागा आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जयंत दम तोड़ चुका था और अब कमरे में अशोक तथा रजनी की सिसकियां गूंज रही थीं। उसकी मौत के झटके ने दोनों के मन मस्तिष्क को झकझोर दिया था। वे दोनों अपने प्यारे दोस्त के बेजान चेहरे पर नजरें जमाए आंसू बहा रहे थे। अशोक के हाथ में अभी तक वह कागज फड़फड़ा रहा था जिस पर जयंत ने अपने ही हाथों से लिख दिया था, जयंत एक्सपायर्ड। मौत से पहले ही उसने अपनी मौत का ऐलान कर दिया था। उस शाम घाट पर बनी चिता में जब जयंत की लाश जलकर राख हो रही थी, अशोक, रजनी और मोती खड़े चिता की आग में जयंत के दिल की आग को लीन होता अनुभव कर रहे थे। अध्याय 25। कमल अपना सामान बांध रहा था।
वह यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा था। लेकिन जाने से पहले वह एक बार रजनी से मिल लेना चाहता था। उसने उससे मिलने की कोशिश भी की, किंतु वह घर पर न थी। उसके मन में तरह तरह के विचार घुमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन घूम फिरकर एक ही बात बार बार उसके दिमाग की दीवारों से टकरा जाती। काश एक बार रजनी से मुलाकात हो सकती। वह रजनी से शायद आखिरी बार मिल लेना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत आड़े आ रही थी। सामान बांधते बांधते कमल उठकर एक बार उस खिड़की के पास गया जहां से वह मारिया के झोंपड़े को देख सकता था। तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया और इससे पहले कि वह कुछ कहे, रजनी किवाड़ खोलकर भीतर आ गई। रजनी को अचानक वहां देखकर कमल का हृदय बुरी तरह धड़क उठा। अभी कुछ देर पहले वह रजनी के बारे में ही सोच रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन रजनी उसके सामने खड़ी थी। अनायास ही रजनी को अपने कमरे में पाकर कमल के ओठों पर मुस्कुराहट के अनार खिल उठे और वह उसे देखता ही रह गया। आप मुझसे मिलने आए थे मास्टर जी? रजनी ने ही आखिरी खामोशी तोड़ी। हाँ रजनी, सोचा था जाने से पहले तुमसे मिल लूं। कहाँ जा रहे हैं आप? रजनी ने आश्चर्य से पूछा। कानपुर। मैंने यहाँ की नौकरी छोड़ दी है। क्यों? लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरा यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। मुझे बहुत अफसोस है मास्टर जी, मेरे कारण आपको नौकरी छोड़नी पड़ी। नहीं रजनी, ऐसा सोचो भी नहीं। तुम्हारे शहर में बस इतने ही दिन का दाना पानी था। नसीब की बात है, मिलना 4 दिनों का और बिछुड़ना हमेशा का। रजनी ने कहा। नहीं रजनी, कोई चाहे तो मिलना भी हमेशा के लिए हो सकता है। कहते हुए कमल ने रजनी की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। मैं समझी नहीं, रजनी अचानक पूछ उठी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जा सकता हूँ, हमेशा के लिए। कहते कहते कमल ने अपने बंधे सामान पर एक उड़ती सी नजर डाली। रजनी उसकी बात सुनकर पल भर के लिए हक्का बक्का रह गई। फिर दर्द भरे स्वर में बोली, नहीं मास्टर जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। मेरे पास है ही क्या, बस बिका बकाया बदन। नहीं, दिल। वह भी मैं किसी को दे चुकी हूँ। कमल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, नाम जान सकता हूँ उस खुशनसीब का? अशोक बाबू। कमल के दिमाग को जैसे एक झटका सा लगा। वह कुछ बोल ना सका। लेकिन उनसे शादी नहीं करूंगी, सिर्फ उनकी पूजा करूंगी। कमल की हालत से बेखबर रजनी ने कहा, ताकि अगले जन्म में उन्हें पा सकूं। जाने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर सकोगी? कमल ने कहा तो रजनी उसकी ओर गौर से देखने लगी। कमल के चेहरे पर मायूसी की परत जमी हुई थी। कहिए, रजनी बोल उठी। कमल ने अपने बंधे हुए सामान में से एक बक्सा अलग किया और उसमें से एक साड़ी निकालकर रजनी की ओर बढ़ा दी। एक दिन तुमने इसे ठुकरा दिया था, आज इसे स्वीकार करके एक दोस्त की खुशी पूरी कर दो। कहते कहते कमल की आवाज़ में कंपन भर उठा। रजनी ने कांपते हाथों से कमल से साड़ी ले ली। अचानक ही उसकी आंखें भर आईं। उसने थरथराते ओठों से उस साड़ी को चूम लिया और उसमें अपना चेहरा छिपा लिया। अध्याय 26। अशोक के बंगले के हॉल में घुसते ही रजनी की नज़र उस पर पड़ गई। वह तेजी से चलकर उसके पास पहुंची और अपने साथ लाए पैकेट को खोलते हुए बोली, अशोक बाबू, देखिए तो सही यह साड़ी कैसी है। अचानक ही रजनी को वहां देखकर पहले तो अशोक चौंका, फिर साड़ी पर सरसरी नज़र फेंकते हुए बोला, बहुत बढ़िया है, काफ़ी कीमती लगती है। कितने में खरीदी? खरीदी नहीं, किसी ने दी है। अच्छा, किसने? मास्टर जी ने। बहुत खूब, अच्छी साड़ी है, पहनोगी तो तुम भी पर बहुत अच्छी लगेगी। सच? फिर तो साड़ी पहनकर आज मैं उनसे स्टेशन पर मिलने जाऊंगी। स्टेशन पर? स्टेशन पर क्यों? वह आज शाम की गाड़ी से बाहर जा रहे हैं। यहाँ की नौकरी छोड़ दी है उन्होंने। क्यों? बहुत बदनाम हो गए थे वह मेरे कारण, इसलिए मजबूर होकर शहर छोड़ रहे हैं। रजनी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहो। तुम भी मास्टर जी के साथ चली जाओ। मास्टर जी भी यही चाहते हैं। कितने महान आदमी हैं वह सब कुछ जानते बूझते हुए मुझ जैसी गिरी हुई औरत को अपनाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकती। मुझे बदनामी अच्छी लगती है। इजाज़त हो तो यह साड़ी बदल लूँ? गाड़ी का वक्त हो रहा है। इससे पहले कि अशोक कोई जवाब देता, वह उसके बेडरूम में घुस गई। अशोक ने रेडियो ऑन कर दिया। 2-4 पल बीतते ही रेडियो से गीत बजने लगा। दिले नादां तुझे क्या हुआ है। अचानक ही अशोक को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। वह कमरे में टहलने लगा। उसके मन में यह भावना प्रबल हो उठी कि रजनी जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और वह कमल से पहले उसे उस साड़ी में देख ले। अपने इस विचार पर वह मन ही मन हंस भी दिया। तभी दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दी।
वह लपक कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वह अपने यहाँ आए वसंतराव, माँ, शांति, सीमा और उसके बाद लक्ष्मी नारायण को देखकर बौखला उठा। दरवाज़ा खुलते ही बसंतराव ने अंदर आते हुए कहा, आइए लक्ष्मी नारायण जी, आओ बेटी। अचानक ही उन सबको वहाँ देखकर अशोक घबरा गया। उसने लपककर सबसे पहले रेडियो बंद किया और फिर अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, आप लोग अचानक कैसे आ गए? आ गए तो क्या हुआ? शादी ब्याह के मामले में बहुत सी बातें अचानक हो जाती हैं। वसंतराव बोला। हाँ। वसंतराव के चुप होते ही लक्ष्मी नारायण कह उठा, शादी के लिए जेवर और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी हैं। हमने सोचा तुम दोनों अपनी पसंद से सारी चीज़ें खरीद लो। बिल्कुल, इसलिए सब अचानक आ गए। हम सीमा को भी साथ ले आए। कहते हुए बसंतराव हंस पड़ा। कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए, मैं नाश्ते वास्ते का इंतज़ाम करता हूँ। अशोक सिसपिटाकर बोला। नाश्ता हम लोग कर चुके हैं, तुम जल्दी से बाजार चलने की तैयारी करो। लक्ष्मी नारायण ने अशोक से कहा और फिर सीमा की ओर घूमकर बोले, बेटी तुम भी कपड़े वपड़े बदल लो। हाँ हाँ बेटी, वह सामने बेडरूम है। बसंतराव ने बेडरूम की ओर संकेत करते हुए कहा तो अशोक एकदम घबरा गया और जल्दी से बोला, बेडरूम इधर नहीं उधर है। अशोक ने बेडरूम की बजाय बाथरूम की तरफ इशारा किया तो बसंतराव चक्कर में पड़ गया और आश्चर्य से अशोक की तरफ देखने लगा। शादी अभी हुई नहीं और तुम अभी से बौखला गए हो कि बेडरूम और बाथरूम का फर्क नहीं रहा? बसंतराव ने बेटे की ओर ताज्जुब से देखते हुए कहा, बेडरूम उधर ही है जिधर मैं बता रहा हूँ। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और रजनी बाहर आई। देखो मैं कैसी लगती हूँ, कहते हुए जैसे ही उसने नज़र ऊपर उठाई उसकी आंखों में डर लहरा उठा। तुम इस घर में अच्छी नहीं लगती हो। बसंतराव ने उस पर नफरत से भरपूर नज़र डाली और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में फिर कभी ना आना। आप? रजनी ने कुछ कहना चाहा लेकिन हकलाकर रह गई। सीमा और लक्ष्मी नारायण भी उसकी ओर नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। शांति की समझ में कुछ ना आ रहा था, इसलिए वह कभी रजनी को और कभी अशोक को आश्चर्य से देख रही थीं। लगता है आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के स्वर में आश्चर्य के साथ साथ क्रोध का पुट भी था। लक्ष्मी नारायण जी, वसंतराव ने कुछ कहना चाहा लेकिन लक्ष्मी नारायण ने उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से कहा, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप जानते थे कि आपके साहबजादे गुप्त ज्ञान में एमए कर रहे हैं तो यह तमाशा दिखाने के लिए हमें यहाँ क्यों ले आए? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो चाहें कह सकते हैं। इस नालायक ने बुढ़ापे में मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बसंतराव ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। नहीं नहीं पिताजी, हमारे माथे पर बदनामी का कोई टीका नहीं लगा। जो सच नहीं देख सकते उन्हें झूठ देखना पड़ता है। अशोक ने साहस करके कहा तो सीमा बोल पड़ी, जो कुछ हमारी आंखों ने देखा है उसे तुम दोनों बाप बेटे झुठला सकते हो क्या? तुम्हारी आंखों ने जो कुछ देखा है वह सच है, लेकिन जो कुछ तुमने समझा है वह गलत है, झूठ है। रजनी से मेरा कोई संबंध नहीं, अशोक ने बेझिझक कह दिया। हाँ हाँ, तुम ऐसे ही धर्मात्मा हो कि अंगारों को गले का हार बनाए रखो और जलने से बच जाओ। सीमा ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा। हद से आगे ना बढ़ो सीमा, तुम इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही हो और मैं खामोशी से सुनता जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरी सहनशक्ति जवाब दे जाए और मैं तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अधिक से अधिक इस घर से निकाल दोगे। मैं थूकती हूँ ऐसे घर पर। तुम इस नर्क को घर समझते हो? मेरी नज़र में यह बाजारू औरत का कोठा है। सीमा, अशोक क्रोध से कांप उठा। आंखें क्या दिखाते हो? मैं तुम्हारी खरीदी हुई लौंडी नहीं हूँ। इज्जतदार माँ बाप की इज्जतदार औलाद हूँ। तुम्हारी तरह खानदान के माथे पर कलंक का टीका नहीं लगाती। सीमा, बड़ों के सामने बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। काफ़ी देर तक सहन करने के बाद शांति ने सीमा को टोका तो वह उस पर भी भड़क उठी। आप चुप रहिए चाची जी, आपका ज़माना बीत गया जब भारतीय नारी गाय कही जाती थी, उसे जाहिल समझा जाता था। अब वह पढ़ने लगी है, अपना अधिकार पहचानने लगी है। अब रजनी से चुप ना रहा गया। वह सीमा की ओर बढ़कर नम्रता से बोली, आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की होकर जरा से शक पर अपना बसता हुआ घर क्यों उजाड़ रही हैं? पाप को शक कहते हुए शर्म नहीं आती तुझे? सीमा देवी, इस घर पर आपका अधिकार है। यहाँ की हर चीज़ आपकी है। आप इस घर की होने वाली लक्ष्मी हैं। इस बाजार को मेरा घर कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सीमा, शांति ने फिर उसे टोका, लेकिन सीमा ने उसकी कोई परवाह न की और रजनी से कहा, जिस घर में तुझ जैसी चुड़ैल के कदम पड़ते हों वह घर मेरा नहीं हो सकता। सीमा बहन, विश्वास करो, मैं पतित जरूर हूँ, लेकिन अशोक बाबू गिरे हुए नहीं हैं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया।
भगवान के लिए अपना घर संभालिए। मैं तो हवा की तरह आती हूँ और चली जाती हूँ। बाजार की हवा होटलों में भी चलती है और मंदिरों में भी जाती है, लेकिन इस गंदगी हवा से बचने के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सीमा अपने बाप को बढ़ते हुए बोली, चलिए पिताजी, इस पाप की बस्ती में मेरा दम घुट जाएगा। चलिए, जल्दी चलिए यहाँ से। चलिए लक्ष्मी नारायण जी, इस आवारा लड़के ने मेरे खानदान की इज्जत आबरू खाक में मिला दी। आज से ना यह मेरा बेटा और ना मैं इसका बाप। कहते हुए वसंतराव शांति की ओर मुड़ा। चलो शांति, अब यहाँ मेरा भी दम घुटने लगा है। नहीं नहीं, मैं सीमा बहन को नहीं जाने दूंगी। कहते हुए रजनी सीमा की ओर लपकी। खबरदार, जो मुझे बहन कहा, आवारा कहीं की। सीमा झिझक कर बोली, मैं जो कुछ हूं तुम जानती हो। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, भगवान के लिए रुक जाओ। तुम एक शरीफ घराने की लड़की हो, एक शरीफ खानदान को बर्बाद मत करो। रजनी आगे बढ़कर बोली, दूर हट वैश्या कहीं की। थू है तुझ पर और ऐसी माँ पर जिसने तुझ जैसी नागिन को जन्म दिया। कहते हुए सीमा दरवाजे की ओर बढ़ गई। नहीं नहीं, मेरी माँ को गाली मत दो। कोई भी माँ पाप के लिए बच्चा नहीं जनती। मेरी माँ ने भी मुझे इज्जत के साथ जन्म दिया था, लेकिन वह गरीब कहाँ जानती थी कि बेइज्जती मेरा दामन थाम लेगी, बदनामी मेरे माथे की बिंदी बन जाएगी। मेरी वजह से आज एक शरीफ इंसान को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। कहते कहते रजनी फूट फूट कर रो उठी। फिर वह बोझिल कदमों से बाहर निकल गई। रजनी के जाते ही कमरे में सन्नाटा सा छा गया। अशोक सोच नहीं पा रहा था कि अपने माँ बाप को कैसे समझाए। वह चीख चीख कर कहना चाहता था कि तुम सबको गलत फहमी हुई है, तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन परिस्थितियों ने उसे हक्का बक्का कर दिया था। उसने उन चारों को बारी बारी से देखा, जो जिस हालत में आए थे उसी हालत में वापस जाने के लिए तैयार खड़े थे। तो यह आप लोगों का आखिरी फैसला है? उसने गंभीर आवाज में पूछा। हाँ, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, वसंतराव ने कहा और लक्ष्मी नारायण की ओर देखा। लक्ष्मी नारायण ने भी सहमति से अपना सिर हिला दिया। माँ, क्या तुम भी चली जाओगी? अशोक ने माँ की ओर बेबसी से देखते हुए कहा। अब रुककर भी क्या करूंगी, तूने काम ही ऐसा किया है। नहीं माँ, कम से कम तुम तो मुझे गलत मत समझो। कहते कहते अशोक का स्वर कांप उठा। क्या तुम्हें भी अपने बेटे पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें भी अपने खून पर, अपने दूध पर भरोसा नहीं? मैंने कोई पाप नहीं किया माँ, तुम्हारी सौगंध माँ, मैंने रजनी को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन बेटे, हमें तो समाज में रहना है। मुझे ऐसे समाज की कोई परवाह नहीं माँ, जो सच्चाई नहीं परख सकता, जो सच्चाई को झूठ के पत्थरों से घायल करता है, जो बदनामी की गहरी खाई में तो धकेल सकता है लेकिन हाथ बढ़ाकर वहां से बाहर नहीं निकाल सकता, जो पाखंड और फरेब की तलवार से किसी की गर्दन तो काट सकता है लेकिन प्यार और ममता के घावों से किसी के जख्मों को नहीं सी सकता। मुझे ऐसे समाज में नफरत है माँ। लेकिन बेटे, तुम अच्छी तरह सोच लो माँ, आज तुम्हें समाज और बेटे में से एक को चुनना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। अशोक, हाँ माँ, आज तुम्हें यह फैसला कर लेना होगा। शांति देवी ने पल भर के लिए वसंतराव की ओर देखा, जिसकी आंखों में अभी तक शोले भड़क रहे थे। चाची जी, अचानक सीमा बोल उठी, आप हमारा वक्त क्यों खराब कर रही हैं? हम फैसला कर चुके, आपको रुकना है तो आप रुक जाइए, हम जा रहे हैं। शांति देवी ने एक बार फिर वसंतराव की ओर देखा, लेकिन वसंतराव ने झट से मुंह फेर दिया और लक्ष्मी नारायण तथा सीमा के पीछे पीछे चल दिया। माँ, तभी अशोक आगे बढ़कर माँ से लिपट गया तो शांति देवी की आंखों में ममता और विश्वास के आंसू झलक उठे। अध्याय 27। ट्रेन के छूटने में कुछ ही मिनट बाकी थे। यात्रियों में भगदड़ मची हुई थी। वे ट्रेन छूटने से पहले ही अपना अपना सामान जमा कर बैठ जाना चाहते थे। कमल अपना सामान डिब्बे में रखकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रजनी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी व्याकुल दृष्टि कभी स्टेशन के गेट की तरफ उठ जाती और कभी प्लेटफॉर्म पर टंगी घड़ी पर जम जाती। घड़ी की सुइयां पल भर आगे खिसकती जा रही थीं और उन सुइयों के साथ साथ कमल की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी। उसे विश्वास था कि रजनी उसे विदा करने अवश्य आएगी, लेकिन उसका अभी तक कोई पता न था। गार्ड ने सीटी बजाई तो कमल ने घबराकर गेट की ओर देखा, लेकिन रजनी कहीं भी दिखाई न दी। उसकी व्याकुलता अचानक निराशा में बदल गई। तभी इंजन की सीटी सुनाई दी और ट्रेन रेंगने लगी। कमल ने निराशा और बेबस नज़रों से आखिरी बार गेट की ओर देखा और लपककर अपने डिब्बे का हैंडल पकड़ लिया। फिर वह फुटबोर्ड पर खड़े उस प्लेटफॉर्म को देखने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी निगाहों के नीचे से खिसकता जा रहा था। तभी रजनी भागती हुई प्लेटफॉर्म पर आई। उस पर कमल की नज़र पड़ी तो उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। वह उसी की दी हुई साड़ी पहने हुई थी
और चलती ट्रेन के साथ भाग रही थी। रजनी, कमल ने उसे ऊंचे स्वर में पुकारा। रजनी भागते भागते रुक गई। उसने वहीं से कमल को दरवाजे में खड़ा हुआ देखा। वह उसे देखकर हाथ हिला रहा था। रजनी का हाथ भी अनायास ही उठ गया और वह कमल के जवाब में उसे अलविदा कहने लगी। दोनों की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब तक वे एक दूसरे को नजर आते रहे, उनके हाथ हिलते रहे। ट्रेन रजनी की आंखों से ओझल हो गई। फिर भी वह खड़ी खड़ी उस तरफ शून्य में ताकती रही, जैसे वह ट्रेन अपने साथ अब उसके होशआवाज भी छीनकर ले गई हो। दूर क्षितिज के उस पार यादों का एक बिंदु उभर आया था और रजनी की दृष्टि उस पर स्थिर होकर रह गई थी। आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म की भीड़ छट गई और प्लेटफॉर्म सूना हो गया, लेकिन रजनी अपनी जगह मूर्ति बनी खड़ी रही। उसकी निगाहें अभी तक उस ओर उठी हुई थीं जिस ओर कुछ देर पहले ट्रेन धुंधलके में अदृश्य हो गई थी। अब वह धुंधलका और गहराया जा रहा था, किंतु रजनी अपने ही ख्यालों में डूबी खड़ी थी। तभी अचानक उसके स्थिर मस्तिष्क को एक साथ कई आवाज़ों ने झिझोड़ना शुरू कर दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन जो कुछ तुमने समझा है वह गलत है, झूठ है। रजनी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस घर में तुझ जैसी चुड़ैल के कदम पड़ते हों, वह घर मेरा नहीं हो सकता। दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बचा लो, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन ये चोटें भी उसके सोए हुए मस्तिष्क को न जगा सकीं। उस पर कोई असर ना हुआ। उसकी आंखों में आंसुओं के सोते तो वह जैसे सूख चुके थे और दिल पत्थर हो चुका था। वह कुछ सोचे समझे बिना उसी तरफ चल पड़ी जिधर गाड़ी गई थी और प्लेटफॉर्म से उतरकर अंधेरे में रेल की पटरियों पर चलने लगी। वह अपने बोझिल कदमों को घसीटते हुए अंधेरे में आगे बढ़ी चली जा रही थी, एक अनजान रास्ते पर, एक अज्ञात मंजिल की ओर। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सीटी दी, लेकिन रजनी तो जैसे बहरी हो चुकी थी, जब तक जैसे वह आवाज ही ना पहुंची और वह उस खतरे से बेखबर आगे बढ़ती रही। इंजन के ड्राइवर ने एक बार फिर सीटी को दबा दिया और ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत कम रह गई थी। इससे पहले कि इंजन रजनी को अपने फौलादी पहियों के नीचे कुचल देता, एक हाथ आगे बढ़ा और रजनी को उसने अपनी ओर खींच लिया। गाड़ी खड़खड़ाती हुई गुजरती चली गई और दो शरीर ढलान पर लुढ़कने लगे। रजनी को जैसे किसी ने सपने से जगा दिया था। वह किसी के साथ लुढ़कती हुई एक जगह रुकी तो उसने पलटकर अपने रक्षक की ओर देखा और चौंक उठी। अशोक, उसके थरथराते ओठों से निकल गया। हाँ, कहाँ खो गई थी? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो अच्छा ही होता। दिल का बोझ भी उतर जाता और जिंदगी का भी। रजनी ने दर्द भरी आवाज में कहा। क्या इसलिए माँ जन्म देती है कि औलाद जिंदगी को बोझ बना ले? रजनी ने चौंककर आवाज की दिशा में देखा। थोड़ी ही दूर पर अशोक की माँ खड़ी थी। वह जल्दी से घबराकर अशोक से अलग हो गई और लज्जा से उसकी ओर देखने लगी। चल उठ, कहते हुए माँ ने रजनी की ओर हाथ बढ़ा दिया, लेकिन रजनी ने अपना हाथ ना बढ़ाया और आश्चर्य से पूछा, आप क्या मुझ जैसी गिरी हुई औरत को का बोझ उठा सकेंगी? गिरे हुए हीरे मोतियों को जौहरी उठाते हैं और गिरे हुए बच्चों को माँ। कहते हुए अशोक की माँ ने रजनी का हाथ पकड़कर उसे उठा लिया तो वह माँ कहकर उसके गले में लग गई। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन रजनी के लिए तो जैसे अचानक ही सैकड़ों सूरज एक साथ निकल आए थे और उसकी जिंदगी के सफ़र की अंधेरी राहें रोशनी से जगमगा उठी थी। तो मित्रों, इस प्रकार पतिता उपन्यास की कहानी समाप्त हुई। आशा करता हूँ गुलशन नंदा जी का यह उपन्यास आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको गुलशन नंदा जी के और भी उपन्यास मिलेंगे, उनको भी सब सुन डालिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो कॉमिक्स के हों या नॉवेल्स के, सभी बहुत ही अच्छे हैं। वो आपका समय बिल्कुल नहीं ख़राब करेंगे। आप उनको जाके सुन सकते हैं। और इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताइए, कमेंट में हमें बताइए। धन्यवाद।